ओ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की। और इसमें मैंने आपको बताया कि ओएफसी जो टर्म है इसमें इसके दो फुल फॉर्म निकल के आते हैं। एक तो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन बोलते हैं तो कम्युनिकेशन में हमारे तीन आइटम आ जाते हैं। पहला आइटम है केबल। सर आवाज कट कट रही है। कट रही है तो दूसरा मैं माइक ले लेता हूँ। सर आवाज कट रही है। जी सर। अभी आवाज ठीक मिल रही है? यस सर। ठीक है, तो सर अभी आवाज ठीक है। ओएफसी में मैंने बोला कि जब हम रेलवे में ओएफसी टर्म देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो हमको तीन उसमें आइटम मिलते हैं। पहला आइटम है केबल, दूसरा आइटम है हमारा वह उपकरण जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल ले जाकर के टर्मिनेट करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि STM 1, 4, 16, 64 हो सकता है, जिसमें हमको आउटपुट में E1 मिलती है। तीसरा आइटम है आपका PDMux, प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। इस टॉपिक में हम ये तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। ये आवाज तीन अभी आइटम। भी कट ही रही है सर। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो तुम्हारे ही में है दिक्कत है। तुम्हारे में प्रॉब्लम है, हम लोग को मिल रही है भाई साहब। आवाज कट बाकी रही है, लोगों को आवाज कट कैसी? रही है सर। बाकी नहीं, लोगों बाकी को मिल रही है सर। तीसरा आइटम सर PDMux। मिल रही है। PDMux, प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, ठीक। तीसरा आइटम है। तो हम इन तीनों को एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के लाभ और हानि की। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में पहली केबल थी टेलीकॉम के पास में ACSR वायर, ओवरहेड लाइन इसको बोलते थे, ठीक है, ओवरहेड लाइन। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। क्या करते थे, रेलवे ट्रैक के बाजू में PND डिपार्टमेंट पोल खड़ा करके उसमें अपने ये तार बांध करके हमको हमारी जो सेक्शन है उसमें देता था कनेक्टिविटी, स्टेशन टू स्टेशन। ये जो हम कम्युनिकेशन करते थे इसमें वो 2 वायर कम्युनिकेशन होता था। सर्किट क्या चलाते थे, हमको चलाना है सेक्शन कंट्रोल, डिप्टी कंट्रोल, ब्लॉक उपकरण, और आपका गेट टेलीफोन और इमरजेंसी कंट्रोल। और पुराने समय की बात करें तो टेलीग्राफ करके भी एक सर्किट चलाया जाता था जिसमें मोर्स कोड के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन सेंड की जाती थी। वो तो अभी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। तो 2 वायर सर्किट हम चलाते थे। कितने सर्किट हम मैक्सिमम चला सकते थे, ACSR या ओवरहेड लाइन में मैक्सिमम 16 2 वायर के सर्किट एक साथ चलाए जा सकते थे। रेलवे ने नहीं चलाए 16 सर्किट। रेलवे ने क्या चलाया, ब्लॉक चलाया, सेक्शन कंट्रोल, डिप्टी कंट्रोल और गेट टेलीफोन। ये उपकरण उसने, ये सर्किट उसने इस पर चलाए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी 16 मान के चलें। फिर इसके बाद आई आपकी अंडरग्राउंड RE केबल। RE केबल जो है उसमें क्या था, RE केबल में आपकी जो केबल आई वो कब आई, जब आपने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो केबल आई दो तरह से, जो है ज़्यादातर रेलवे ने उपयोग किया। एक केबल का टर्म था 12+2, 0+12+2 बोलते थे, और एक जो केबल बहुतायत में यूज़ की गई रेलवे में 0+17+3। अब इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म बताता है कैरियर। रेलवे को कैरियर की जरूरत नहीं थी, रेलवे ने इसको 0 रखा। BSNL वालों ने इसका उपयोग किया तो 3 कैरियर या 1 कैरियर वाली केबल चलाते थे। हमको जरूरत नहीं थी तो हमने इसको 0 रखा। दूसरा टर्म बताता है पेपर कॉर्ड। पेपर कॉर्ड मतलब जो आपके कॉपर वायर होंगे, 0.9 mm का इसमें कॉपर कंडक्टर होता था, उसमें पेपर का इंसुलेशन रहेगा। पेपर कॉर्ड पे VF सर्किट चलाएंगे, VF मतलब स्पीच। और 2 और 3 जो तीसरी टर्म है ये पेट कॉर्ड कहलाती है। जैसे आपका 6 कॉर्ड केबल होता है वैसे पेट कॉर्ड होती है। इसमें क्या चलाएंगे, ब्लॉक, एक्सेल काउंटर, मतलब जो सिग्नल के सर्किट हैं। इस केबल की खासियत क्या थी कि इसको लोड करते थे केबल को,
केबल की लोडिंग करने से क्या होता है कि इसका लॉस कम हो जाता है। 0.9 mm की केबल बिना लोडेड यदि हम देखें तो उसका लॉस होता है 0.63 0.63 dB पर किलोमीटर, 0.63 dB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक एंड पर 0 dB फीड करेंगे तो 1 किलोमीटर जाने पर इतना लॉस हो जाएगा उसका। 0 dB जो है वो 0.63 लॉस हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो कि लॉस हो गया। 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लॉस हो जाएगा? 6.3 dB लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने लोडिंग कर दी केबल को, तो लोडिंग करने से हमको फायदा क्या हो गया कि हमारा लॉस कम हो गया 0.25। हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो एक टर्म होती है लॉसलेस ट्रांसमिशन या डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या होता है कि जितना इनपुट आप ट्रांसमीटर एंड पर केबल में दे रहे हैं उतना का पूरा सिग्नल रिसीवर एंड पर मिल जाए लंबाई को नेग्लेक्ट करते हुए। मतलब आप 100 किलोमीटर भेजो, 1000 किलोमीटर भेजो सिग्नल, जितनी करंट और वोल्टेज आपने इनपुट में दिया है ट्रांसमीटर एंड पर, रिसीवर में उतना ही मिल जाए। यही कंडीशन होती है लॉसलेस की, कि केबल में कोई लॉस ना हो। लेकिन वो आइडियल है, पेपर पे है। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो लॉसलेस कंडीशन चरितार्थ होती नहीं दिखती है, लेकिन हम फिर भी अचीव करते हैं। 0.6 से हमने लॉस को कम करके 0.2 पे लेके आ गए। कैसे किया? हमने उसमें लोडिंग कॉइल जॉइंट लगाया। एक निश्चित अंतराल पे हमको कॉइल जोड़नी पड़ती है। उसमें कॉइल जोड़ते हैं तो एक इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करना होता है। L=RC। हाँ, ये आपके 4 पैरामीटर हैं। कॉपर वायर को जब हम लैब में देखते हैं तो ये 4 पैरामीटर हमको समझ में आते हैं: इंडक्टर, ट्रांस कंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है ना? ये 4 पैरामीटर होते हैं। यदि हम इनको इस तरह से बैलेंस कर दें इक्वेशन को, तो हम 0 dB लॉस पे आ सकते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। तो RE केबल आई तो उसमें कितने सर्किट चला सकते हो आप? 12+2 में 14 सर्किट चला सकते हो, 17+3 में 20 सर्किट चला सकते हो। इसके बाद आपकी केबल आई 6 क्वाड केबल। 6 क्वाड केबल में आप 6 सर्किट चला सकते हो 4 वायर के, ठीक है ना? 6 क्वाड केबल में 4 वायर के 6 सर्किट और 2 वायर कर दो तो 12 सर्किट चला सकते हो। इसके बाद में अगली केबल आई हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो बैंडविड्थ है, या हम बोले सर्किट ले जाने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? सबसे छोटा उपकरण जो है OFC में हम लगाते हैं, इंटरफेस उपकरण जो है वो क्या है? STM1। STM1 की कैपेसिटी कितने E1 की है? 63 E1 की कैपेसिटी है इसकी। एक E1 जो है वो, एक E1 आपके 30 चैनल देती है। तो 63 E1 में कितने चैनल मिलेंगे? यदि हम चैनल की संख्या निकालें तो 63 गुणे 30 करते हैं तो ये आता है 1890, 1890 चैनल। अब आप कंपेयर कर लो कौन सी केबल आपको इतना दे रही है। ऊपर वाली केबल जो है ओवरहेड 16 चैनल मैक्सिमम, RE केबल में 14 या 20, 6 क्वाड में 6 या 12। OFC केबल में आओगे तो सबसे छोटा लेवल जो है उसका 1890 दे रहा है। STM4 में जाओगे 4 गुना हो जाएगा, 16 में जाओगे 16 गुना हो जाएगा, 64 में जाओगे 64 गुनी क्षमता आपकी हो जाएगी। तो ये पहला टर्म बोला है उच्च चैनल क्षमता। फिर बोलता है लॉस कम है। तो जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट भेजते हैं तो उसका लॉस कम होता है 0.25 dB लॉन्ग हॉल में और 0.35 dB पर किलोमीटर लॉस होता है शॉर्ट हॉल में। आगे हम चर्चा करेंगे लॉन्ग हॉल शॉर्ट हॉल की। फिर ये बोलता है इंडक्शन नहीं होता, नॉइज नहीं होता, क्रॉस टॉक नहीं होता। इन तीनों के पीछे का कारण जो है वो एक चौथे पॉइंट में लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इंडक्शन है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मतलब इंड्यूस वोल्टेज नहीं आता। इंडक्शन नहीं होता है उसके कारण उसमें नॉइज नहीं है, क्रॉस टॉक नहीं है। इंडक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम मेटेलिक जो कंडक्टर है वो नहीं ले रहे हैं इसमें, हम इसमें कांच ले रहे हैं। कांच से हम लाइट भेज रहे हैं, वोल्टेज करंट नहीं भेज रहे हैं। फिर ये बोलता है रासायनिक पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। तो आप देखते हैं दवाइयाँ भी कांच में रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है कांच के कारण। कॉपर में होती है। आप देखते हो कॉपर वायर में यदि कोई ऐसे स्टेशन है जहाँ पर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो पॉल्यूशन है या उसका जो पानी निकाल रहा है वो फैक्ट्री, गंदा पानी, तो उसका प्रभाव हमारी केबलों में हमें देखने में मिलता है। आप देखेंगे जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं उधर पे आपकी DP पर आपके जो टर्मिनल, कॉपर वायर के टर्मिनल जहाँ कॉपर वायर टर्मिनेट करते हो टर्मिनल पे, उसमें सल्फेशन आपको समय समय पर देखने को आ जाता है। उसको हमें साफ करना पड़ता है। ऐसा कोई भी प्रभाव ऑप्टिकल फाइबर केबल पर
हमें नहीं देखने को मिलता है। फिर ये अगला पॉइंट लिखता है WPCC से क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता है। थोड़ा सा एक शब्द टाइप करना रहेगा, WPC से क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता। वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी, वायरलेस शब्द जैसे ही आया तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले जो उपकरण यूज कर रहे हैं रेलवे में वो है VHF अभी एट प्रेजेंट में। पुराने समय में हम UHF और माइक्रोवेव भी चलाते थे। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें उपयोग में लानी पड़ती थी, लेकिन हम यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल में फ्रीक्वेंसी का उपयोग नहीं कर रहे, वेवलेंथ का उपयोग कर रहे हैं, नैनोमीटर। तो हमें वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी से इसका कोई क्लियरेंस नहीं लेना होता है। फिर ये बोलता है सुरक्षित है, केबल आपकी चोरी नहीं होगी। कॉपर वायर के कारण आपकी कॉपर केबल या एल्यूमिनियम केबल जो थी वो चोरी होती थी। कांच है, इसमें कांच का कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो इसको कोई चोरी नहीं करता। फिर ये बोलता है सिक्योर्ड है, इसमें जो डेटा जा रहा है वो डेटा एनक्रिप्टेड डेटा है। एनक्रिप्टेड का मतलब हो गया कि आपकी जो कंट्रोल की आवाज़ आ रही है या और कोई बातचीत जा रही है उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया है, डिजिटल से मल्टीप्लेक्स किया है, उसको फिर ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया है। तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है यदि वो किसी को मालूम होगी तभी वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। फाइबर में तो लाइट जा रही है, लाइट को टैप करके सुना नहीं जा सकता डायरेक्टली, एक मुश्किल काम है, इसलिए इसको बोला गया सिक्योर। फिर बोलता है वजन कम है, कांच की केबल है, कम वजन की बनती है। कांच जो है वो बहुतायत में उपलब्ध है, हमको कच्चा माल इसका रेत से बनता है, सिलिका से, है ना। तो इसकी कॉस्ट कम होती है, और कॉस्ट कम है, रेत से बन रहा है, कांच है, तो वजन कम है। और वजन कम का फायदा हम कहाँ ले ले रहे हैं, ड्रम में। एक ड्रम में 3 किलोमीटर की केबल हम लपेट सकते हैं उसमें। एक ड्रम जो इसका आता है वो 3 किलोमीटर का आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो जॉइंट लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, 3-3 किलोमीटर के अंतराल पे लगेंगे। फिर लास्ट पॉइंट लिखा है आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। आपने फाइबर केबल बिछा रखी है और आपके STM1 में 63 E1 की कैपेसिटी आपने फुली यूटिलाइज कर ली, ठीक है। अब आपको अगला एक और E1 चलाना है तो आपको केबल नहीं डालनी पड़ेगी नई। क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल STM1 हटा करके STM4 लगा देना। आज के केस में ऐसा उपकरण मिल गया है हमको कि, या हम बोले ऐसे उपकरण आ रहे हैं कि वो STM1 भी हटाना नहीं है, उपकरण नहीं हटाना है, कार्ड बस चेंज कर देनी है। STM1 कार्ड की जगह पर STM4 कार्ड लगा देंगे, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये तो इसके फायदे हो गए। इसके कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन सातों आज की डेट में वैलिड नहीं है, अभी भी वैलिड है, देख लेते हैं। पहला ये बोलता है कि सॉकेट के लिए उपयोगी नहीं है। इस सेंटेंस को हम ऐसा पढ़ें कि हम इसमें टैपिंग नहीं कर सकते ऑप्टिकल फाइबर केबल में। टैपिंग कहाँ करनी होती है, इमरजेंसी सॉकेट देना है, गेट कनेक्शन देना है, या कोई बीच में कोई एक स्टेशन आ गया है, स्टेशन नहीं बोलना चाहिए, ऑफिस आ गया है कोई, जिसको हमें एक कंट्रोल निकाल करके देना है, तो हम इसमें जो है टैपिंग करके टेरियोशन जॉइंट लगा कर सर्किट नहीं चला सकते। इसलिए आप देखोगे कि इमरजेंसी सॉकेट चलाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ में 6 क्वाड केबल भी लगाते हैं, बिछाते हैं। तो 6 क्वाड पर आपके सॉकेट चलते हैं, गेट चलता है, और इमरजेंसी तो बाकी आपके सर्किट चलते हैं स्टेशन टू स्टेशन। फिर ये बोलता है कि इंटरफेस की उच्च लागत के कारण ब्लॉक वर्किंग में उपयोगी नहीं है। ये बात अब लागू नहीं होगी। आपका जो नया ब्लॉक आ गया UFSBI, उसको ऑप्टिकल फाइबर को सपोर्ट करने के हिसाब से ही बनाया गया है। फिर आपका है तीसरा, आवश्यक उपकरण महंगे हैं, आज भी महंगे हैं। आपका PDMX STMX जो है 1.5 लाख 2 लाख के आते हैं। आपकी जो OTDR मशीन है, स्प्लाइसिंग मशीन है, ये 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की रेंज में मिलती है। और मीटर, सोर्स मीटर, इवन टेस्टर, ये सभी उपकरण जो हैं वो महंगे उपकरण हैं। इसकी कोई रिसाइकिल वैल्यू नहीं है। आप कांच बेचने जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। अत्यधिक दक्ष स्टाफ की आवश्यकता होती है। ये बात भी आज की डेट में लागू नहीं है, पुराने समय में लागू थी जब इनको स्टाफ जो है वो पढ़े लिखे नहीं मिलते थे। आज जो टेक्नीशियन हमारे पास में आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा उनको हम ट्रेन कर दें और प्रैक्टिस करा दें तो वो अच्छे से सीख जाते हैं कि भाई हमको क्या करना है ऑप्टिकल फाइबर में और क्या नहीं करना। फिर 6वां पॉइंट लिखा है स्प्लाइसिंग कठिन है। ये भी आज की डेट में वैलिड नहीं है पॉइंट। पुराने समय में जब ये नया नया आया था तो ऐसा बोला जाता था कि AST और DST महोदय जो है वो जाते थे जॉइंट लगाने, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी 8वीं 10वीं पास बंदों को हम प्रैक्टिस करा देते हैं, तो
वो भी ज्वाइंट बढ़िया कर लेते हैं इसमें। और लास्ट पॉइंट भी आज वैलिड नहीं है, यूनिपोलर कोड स्वीकार करता है, हम इसमें अभी बाइपोलर कोड भी भेज सकते हैं। अब ये यूनिपोलर बाइपोलर क्या चीज़ है, ये डिजिटल जब हम पढ़ते हैं यूनिपोलर का मतलब होता है बाइनरी नंबर की हम बात कर रहे हैं 0 1, तो जब हम 0 1 को इस तरह से दिखाएंगे, इसमें पोलैरिटी क्या रख दी हमने, +5 वोल्ट को हमने बोल दिया 1 है और 0 वोल्ट को हमने बोल दिया 0 है, ठीक है ना, ये 1 है और ये 0 है। तो ये कैसा लॉजिक है, ये पॉजिटिव लॉजिक कहलाएगा यूनिपोलर, मतलब आपका 1 जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये दूसरा तरीका भी है यूनिपोलर दिखाने का कि आप 1 को +5 की जगह -5 से दिखाएं, नेगेटिव लॉजिक्स को बोलते हैं, और 0 को आप दिखाएं 0 वोल्ट से ही, ठीक है ना, ये 0 हो गया आपका, ये नेगेटिव लॉजिक हो गया। अभी जो बाइपोलर कोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि उसमें पॉजिटिव लॉजिक से 1 दिखाएंगे, नेगेटिव लॉजिक से 0 दिखाएंगे। ये +5 से आप 1 दिखा रहे हो और -5 से आप दिखा रहे हो 0, ये बाइपोलर कोड कहलाते हैं। इसमें दोनों तरह की पोलैरिटी होती है। तो हम जो कोड्स अभी चला रहे हैं वो कोड्स का नाम क्या है, HDB3 हाई डेंसिटी बाइपोलर, है ना, शब्द आ गया ना बाइपोलर, और 3 क्या बोलता है, ऑर्डर 3। HDB का मतलब हो गया हाई डेंसिटी बाइपोलर ऑर्डर 3। ये कोड हम आज की डेट में इसमें हम दे रहे हैं के थ्रू। अब हम पहले केबल के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो पहले हम रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे में 2 तरह की केबल यूज़ की जा रही हैं, एक आउटडोर केबल, अंडरग्राउंड ले जाई जाती है, 24 फाइबर की केबल है, और एक है आपकी इंडोर केबल। इंडोर केबल में आपकी 2 केबल आती हैं, पैच कॉर्ड और पिकटेल। पैच कॉर्ड कैसी केबल है, दोनों एंड पर इसमें कनेक्टर होते हैं, मतलब जो फाइबर केबल होगी सिंगल फाइबर की केबल होगी और दोनों एंड पर इसमें आपको कनेक्टर देखने को मिलेंगे। फिर पिकटेल केबल होती है, पिकटेल केबल कैसी होती है, उसके एक ही एंड पर आपको कनेक्टर मिलेगा, दूसरे एंड पर फाइबर मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, कनेक्टर नहीं लगाया है, एक ही एंड पर कनेक्टर लगाया है। आउटडोर केबल जो होती है 24 फाइबर की होती है, ये 24 फाइबर ट्यूब में रखे जाते हैं, 6 ट्यूब रखी होती हैं उसमें, 6 ट्यूब में, प्रत्येक ट्यूब में 4-4 फाइबर। तो ऐसे ये केबल बनती है आउटडोर। रेलवे में जो केबल यूज़ कर रहे हैं वो कितने फाइबर की है, 24 फाइबर की। इसमें जो ट्यूब हैं उसमें ट्यूब को नंबरिंग कर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के लिए इसमें कलर कोड यूज़ किया है, पहला ट्यूब का कलर ब्लू है, दूसरे का ऑरेंज है, तीसरे का ग्रीन है, चौथे का ब्राउन है, पांचवें का स्लेट है, छठवीं ट्यूब का कलर है नेचुरल। ये 6 ट्यूब हैं। पुराने समय में ट्यूब के कलर कैसे होते थे, ब्लू ऑरेंज, नेचुरल 1, नेचुरल 2, नेचुरल 3, नेचुरल, मतलब नेचुरल की 4 ट्यूब मिलेगी, पहली ब्लू है और ऑरेंज है, ये ऐसे सर्कुलर शेप में होती है। तो आप कैसे गिनोगे, ब्लू वाली पहले गिनोगे, फिर ऑरेंज वाली दूसरा, फिर नेचुरल तीसरी, नेचुरल चौथी, नेचुरल पांचवी, नेचुरल छठवीं, और इसमें 2 ट्यूब और होती थी। 2 ट्यूब कैसी, 2 ट्यूब डमी ट्यूब कहलाती है, इसमें फाइबर नहीं होगा लेकिन ट्यूब रहेगी, डमी पिलर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो ट्यूब है, ट्यूब में कितने फाइबर हैं, ट्यूब में 4 फाइबर हैं आपके, इनको भी कलर किया गया है। फाइबर क्या है, कांच का है, कांच के ऊपर पीवीसी की कोटिंग की गई है। पीवीसी की कोटिंग कैसी है, ब्लू मतलब पहला फाइबर, ऑरेंज मतलब दूसरा, ग्रीन तीसरा, और नेचुरल का मतलब क्या होता है, पानी जैसा रंग, इसमें चौथा फाइबर नेचुरल कलर का मिलेगा। अब ये जो 6 ट्यूब हैं 24 फाइबर, इसमें से पहली ट्यूब रेलवे को दी गई है ब्लू कलर की, बाकी 5 ट्यूब जो हैं वो रेलटेल को दे दी गई हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, RCIL, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इन्हीं को इसका मेंटेनेंस भी दे दिया गया है। केबल का मेंटेनेंस कौन करेगा, रेलटेल करेगी। रेलटेल को अपने उपकरण लगाने होते हैं जहां उनको अपने सर्किट देना हो। जनरली हम जब वे स्टेशन पर देखते हैं, सबर्बन छोड़ दें, मुंबई डिवीजन छोड़ दें, तो इनके उपकरण लगभग 40-40 किलोमीटर के अंतराल पर लगते हैं। और हमारे रेलवे के उपकरण कहाँ लगते हैं, रेलवे के उपकरण प्रत्येक स्टेशन पे हम सर्किट चलाना है, कंट्रोल चलाना है, PRS UTS चलाना है, डेटा लॉगर चलाना है, वॉइस चलाना है, ये जो सर्किट है रेलवे के उनको चलाने की प्रत्येक स्टेशन पर कनेक्टिविटी रहनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक स्टेशन पर ये ट्यूब, ये केबल जो है वो केबल हट में ले जा करके इन आउट करके आगे बढ़ा देते हैं। इन आउट मतलब केबल जाएगी केबल हट में और फिर इन होकर के आउट होकर के बाहर चली जाएगी अगले स्टेशन के लिए। तो जब इन आउट होती है लोकल वे स्टेशन में केबल, तो पहली ट्यूब जो है ब्लू कलर की, वो तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं
और जो बाकी की 5 ट्यूब बचती हैं वो रेल टेल की हैं, उनको स्टेशन पर जरूरत नहीं है, तो ये क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं ज्वाइंट लगा करके। तो ये बात हो गई आउटडोर केबल की। अब हम बात करें कि जो इंडोर OFC केबल है, ये इसकी लंबाई कितनी होती है। तो दो तरह की केबल है पिगटेल, इसकी लंबाई 1 मीटर की होती है। पैच कॉर्ड, इसकी लंबाई 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, आपकी ज़रूरत कैसी है उसके हिसाब से मार्केट से खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टर की। इसमें जो कनेक्टर लगे होते हैं वो कनेक्टर मार्केट में 10-15 टाइप के कनेक्टर मिलते हैं, लेकिन रेलवे को जो सप्लाई हुए कंपनियों के द्वारा वो 4 तरह के कनेक्टर सप्लाई हुए। पहला कनेक्टर है FC टाइप का कनेक्टर, फेरूल सेंटर्ड, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पुराने समय में। फिर दूसरा कनेक्टर है LC कनेक्टर, लूसेंट कनेक्टर, ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। तीसरा कनेक्टर है SC कनेक्टर, सब्सक्रिप्शन कनेक्टर या सब्सक्राइबर कनेक्टर भी बोलते हैं। LC को लूसेंट या लोकल कनेक्टर भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट जो है, जो बिल्कुल शुरू जब हुआ था तब यूज़ में लाए गए थे, आज हम इसको नहीं देखते हैं रेलवे में, इसका नाम है यूरो 2000 कनेक्टर। लिखते कैसे हैं, E2000। तो ये 4 तरह के कनेक्टर हमको रेलवे में रेलवे प्रेमाइसेस में देखने को मिलते हैं, FC, LC, SC और यूरो 2000। अब ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद में इसके पिक्चर्स भी देख लेंगे। एससी का क्या फुल फॉर्म बताएं सर? सब्सक्राइबर कनेक्टर। सब्सक्राइबर कनेक्टर, ठीक सर। कुछ लोग आपको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन कनेक्टर भी इसको बोलेंगे, है ना, सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर। इसी तरह से लूसेंट या लोकल। लोकल शब्द का उपयोग जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा, मैं भी कुछ किताबों में पढ़ा कि लोकल लिखा है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ने में आया वो क्या है, लूसेंट कनेक्टर। और FC का है फेरूल सेंटर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं केबल की। तो हमारी जो केबल होती है वो केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल में कांच की 2 ट्यूब होती हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, चित्र में आप देखेंगे अंदर ब्लैक सर्किल एक दिया हुआ है। ये ब्लैक सर्किल कांच का ट्यूब है जिसका नाम क्या है, कोर। क्या नाम है इसका, कोर। के आगे आप देख रहे हो एक वाइट सर्किल है, ये क्या कहलाता है, क्लैडिंग। मतलब कांच की 2 ट्यूब हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हुई। अंदर वाली कांच की ट्यूब कहलाती है कोर, बाहर वाली कांच की ट्यूब कहलाती है क्लैडिंग। और उसके बाहर एक और आप ब्लैक सर्किल देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, PVC की कोटिंग। ये PVC की कोटिंग क्या है, ये जो कलर कोड से चढ़ाया गया है, ये जो कलर कोड है, ये कलर कोड यहाँ पर बाहर कोटिंग के रूप में हम देखते हैं। अब कांच की 2 ट्यूब की ज़रूरत क्यों है, तो उसके पहले हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के में लाइट भेजने का जो प्रिंसिपल है उसको हम देख लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश के जब हम नियम पढ़ते हैं तो 3 तरह के नियम हम देखते हैं उसमें। पहला नियम है परावर्तन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तीसरा नियम है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो जो दूसरा नियम है अपवर्तन, या हम बोलते हैं उसको रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का नियम क्या बोलता है कि जब प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश कैसा चलता है, प्रकाश सीधी गति रास्ते में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। जब हम उसके रास्ते में ऐसा मटेरियल रख दें जिसमें से होकर के प्रकाश चला जाए, तब हम ये फिनोमेना देखते हैं अपवर्तन की। जैसे आपने क्या किया, एक प्रकाश आ रहा है, आपने उसके रास्ते में कांच का गुटका रख दिया या पानी रख दिया, है ना, तो क्या करेगा, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। इसको जाना था कैसे, इसको जाना था सीधा, लेकिन ये क्या करता है कि जहाँ पे ये प्रकाश इस पॉइंट पर गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। तो ये क्या करता है कि ये देखता है कि ये दोनों माध्यम, यहाँ पर तो हवा है, एयर है आपकी, है ना, और ये जो कांच है, तो कांच, दोनों माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी अलग होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश की रास्ते में जब ये माध्यम चेंज होता है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम हम पढ़ते हैं कहाँ पे, अपवर्तन में पढ़ते हैं कि वो रेयर मीडियम से जा रहा है, रेयर मतलब विरल, हवा कैसी है, विरल। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। कांच कैसा है, सघन है, इसके जो कण हैं वो आपस में ज़्यादा बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण है वो कैसे, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाता है। है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है कि प्रकाश की किरण।
अब दूसरा केस देख लें, जब कांच से प्रकाश हवा में जाएगा तो इसको जाना था इस तरह से, हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो ये दूर चला जाएगा। ठीक है ना, ये नियम हमने पढ़ा था अपवर्तन में। यही नियम का उपयोग यहाँ पे किया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ रहे हैं अभी हम। लेजर सोर्स हमने एक ले लिया और हमने दो माध्यम ले लिए। दो माध्यम की जो मीटिंग सरफेस है वो ये है इधर पे, और ये माध्यम की जो सघनता है उसको नापने का पैमाना क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। तो ये बोलता है हाई इंडेक्स का मटेरियल है। जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक का मतलब क्या है, इसको हम दिखाते हैं म्यू से। यहाँ पर इस चित्र में एन से दिखाया है ना, इसको एन से दिखाया है। तो ऐसा फॉर्मूला होता है सी बाई वी। सी बाई वी का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की उस मटेरियल में चाल, है ना। आपकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में जब आप भेजते हो प्रकाश को तो ये हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाता है 1.5। और निर्वात में जब हम देखते हैं तो निर्वात में क्या होगा, सी बाई सी करेंगे तो 1 हो जाएगा। सी बाई वी करेंगे जब हवा लेंगे हम तो ये होता है 1.003, इक्वलेंट टू 1 मान लेते हैं। निर्वात नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हवा। निर्वात में चाल है 1.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब हवा बोलते हैं तो उसमें अपवर्तनांक हम देखते हैं सी बाई वी करके तो 1.003 आता है। ठीक है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम देखें कि हवा से सघन जो है वो पानी है। पानी का होता है 1.33। पानी से सघन है कांच का होता है 1.5। ठीक है, तो जैसे जैसे ये अपवर्तनांक बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होता है, सघनता बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पे दो लेयर ले ली हैं। एक को हमने बोला N1 या μ1 हाई इंडेक्स का मटेरियल, दूसरे को हमने बोला N2 लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इससे N1 से N2 कम है। अब हमने लाइट सोर्स लिया, एक लेजर ले लिया, लेजर को हमने 90 डिग्री पर डाला। जब हम 90 डिग्री पर डालते हैं तो ये प्रकाश की किरण कुछ पोर्शन, हल्का सा पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक, कुछ मैक्सिमम जो है वो निकल जाता है बिना बेंड हुए, बिना मुड़े हुए वो सीधी निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ एंगल देते हैं, ये हमने एंगल दिया तो ये इसका आपका नॉर्मल जो है, अभिलंब जो है वो ये बना। इसको जाना था इस तरह से, है ना, ये ऐसे निकलती है, लेकिन आपकी सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो गया, अभिलंब से ये दूर गई प्रकाश की किरण। क्यों? क्योंकि आप भेज रहे हो सघन से विरल में। सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया। एंगल कौन सा देख रहे हैं, ये एंगल हम देख रहे हैं, ये वाला। ये एंगल को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो हम देख रहे हैं और हट गई दूर। फिर हमें इसको एंगल को बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते हम ऐसी स्थिति पे आ गए कि ये स्थिति कैसी आई कि अभिलंब से इतनी दूर हट गई कि वो अभिलंब के लंबवत हो गई। अभिलंब से 90 डिग्री बना दिया और दोनों सतहों के, दोनों माध्यमों की सतह के समानांतर हो गई प्रकाश की किरण। ये जो स्थिति आती है इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिसमें आपकी प्रकाश की किरण अभिलंब से 90 डिग्री पर मुड़ जाए, इतनी हट जाए कि 90 डिग्री पर वो मुड़ जाए। अब यदि हम थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दें, कितना एंगल है ये, थीटा सी से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ाएंगे तो और दूर हटेगी, और दूर हटेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण भेजी गई उसी माध्यम में वापस लौट के आ गई। मतलब क्या हुआ कि ये जो माध्यम की, दो माध्यम के बीच की जो सतह है ये एक मिरर की तरह काम कर रही है। मिरर है नहीं, लेकिन काम कैसा हो रहा है, मिरर की तरह। मतलब आप नियम कौन सा पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे नियम अपवर्तन। क्या बोलता है अपवर्तन का नियम कि माध्यम चेंज। ठीक है, लेकिन माध्यम चेंज में हम गुण देख रहे हैं परावर्तन का। परावर्तन का नियम कैसे लागू होता है, जब आप प्रकाश के रास्ते में मिरर रख दें या ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दें जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा करके लौट जाए, तो ये गुण हम देख रहे हैं अपवर्तन में। क्या केस है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल आपने दे रखा है प्रकाश की किरण को, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये नियम का उपयोग हम करते हैं और बना देते हैं हम हाई इंडेक्स का मटेरियल और क्लैडिंग बना देते हैं लो इंडेक्स का मटेरियल। दोनों कांच हैं लेकिन एक में हम इंडेक्स रख देते हैं 1.47। 1.47 मतलब ज़्यादा, यहाँ पर हम रख देते हैं 1.45 मतलब कम। तो
ये हमारे दो कांच के माध्यम होगा, एक का अपवर्तनांक ज़्यादा है, एक का अपवर्तनांक कम है। क्लैडिंग बाहर है, क्लैडिंग कहाँ है? बाहर है। कोर कहाँ है? सेंटर में है। सॉलिड ट्यूब है दोनों। जब हम कोर में लाइट डालेंगे तो हमको दो नियम का पालन कराना है। पहला नियम कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा का कोण होना चाहिए। दूसरा नियम कि कोर का जो अपवर्तनांक है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी जो लाइट ट्रेवल करेगी वो कैसे ट्रेवल करेगी? कोर में ये लाइट इस तरह से टकराते हुए निकल जाएगी दूसरे एंड से, ठीक है। तो इस नियम का हम पालन कराते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में। जनरली हम देखते हैं 8 माइक्रोमीटर या 9 माइक्रोमीटर का कोर होता है। क्लैडिंग जो है 25 से 125 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर होता है। आगे चलें। केबल 3 तरह से बनाई जा सकती है। पहला है मटेरियल के आधार पे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। कोर का ग्लास, ग्लास का कोर और ग्लास की क्लैडिंग। ग्लास का कोर, प्लास्टिक की क्लैडिंग, प्लास्टिक का कोर, प्लास्टिक की क्लैडिंग। ये 3 तरह से मटेरियल के आधार पर हम फाइबर बना सकते हैं। हम रेलवे में यूज़ कर रहे हैं ग्लास का कोर, ग्लास की क्लैडिंग। ऑपरेशन के आधार पे जब हम एक लाइट भेजेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंगल मोड, और एक से ज़्यादा यदि लाइट भेज पा रहे हैं हम तो ऐसे फाइबर को हम बोलेंगे मल्टी मोड। रेलवे में हम सिंगल मोड फाइबर का उपयोग करते हैं, एक बार में एक ही लाइट भेज सकते हैं। फिर तीसरा तरीका है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के आधार पर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फाइबर बनाएंगे तो आपके पास में दो कांच की लेयर है, अंदर वाली कोर है, बाहर वाली आपकी क्लैडिंग है। कोर का फिक्स रखा है आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, क्लैडिंग का फिक्स रखा है 1.45। ये 1.45 है क्लैडिंग। और जब आप कोर में जाते हैं तो एकदम से चेंज हो जाए अपवर्तनांक, 1.45 से एकदम से चेंज हो जाए 1.47, ऐसा फाइबर क्या कहलाता है? स्टेप इंडेक्स फाइबर। और एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ग्रेडेड। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या करते हैं? ग्रेडेड इंडेक्स में जो आपका कोर होता है, ये कोर बना दिया मैंने और ये क्लैडिंग बना दिया है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया मैंने। इसमें क्या होता है कि यहाँ तो फिक्स है 1.45, यहाँ फिक्स है 1.45, लेकिन जब आप कोर में एंटर करेंगे तो कोर में क्या होगा? धीरे धीरे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। 1.451, 1.452, 1.46 आएगा, और सेंटर में पहुंचेंगे तो 1.47 आएगा, और फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाएगा। 1.47 से डिक्रीज होना चालू होगा 1.4 पे। तो ये क्या हो रहा है? आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो वहाँ से ग्रेड पकड़ लिया, ग्रेडेड इंडेक्स इसको बोल दिया, ठीक है। तो दो तरह से फाइबर बनाया जा सकता है, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। रेलवे में स्टेप इंडेक्स फाइबर का उपयोग करते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का उपयोग करने कहाँ करते हैं? जहाँ हमें एक से ज़्यादा लाइट भेजनी हो एक बार, तो वहाँ पर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या है आपको? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। एक बार क्लेडिंग और कोर वाला बता दीजिए। ये जो लास्ट पड़ा जो, जी हाँ, क्लेडिंग और कोर वाला। इसमें मैंने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे ना, वो दो तरीके से चेंज कर सकते हो। ये आपका कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 1.47 रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही क्लैडिंग में आएंगे तो क्लैडिंग में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कम हो गया, कितना हो गया? 1.47। कैसा कम हुआ? ये स्टेप के आकार में हुआ। सीढ़ी, सीढ़ी को क्या बोलते हैं? स्टेप बोलते हैं ना। स्टेप के आकार में चेंज हो गया, एकदम से चेंज हुआ। क्लैडिंग में 1.45 है, कोर में 1.47 हो गया। तो ऐसे फाइबर को क्या बोलते हैं? स्टेप इंडेक्स फाइबर। और आपका जो दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स, उसमें क्या होगा कि आपका जो क्लैडिंग है उसमें तो फिक्स रखा हुआ है आपने 1.45, लेकिन कोर जब बना रहे थे कांच का तो उसमें आपने क्या किया कि जो उसकी जो बाहरी लेयर है, कोर की जो बाहरी लेयर है ट्यूब की, उसमें आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.45, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेंटर में जाकर के 1.47 हो रहा है, और सेंटर से फिर जब बाहर आ रहे हैं तो फिर वो कम होता जा रहा है 1.45 तक। तो इस तरह का फाइबर जो बनता है उसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब हमें एक से ज़्यादा पास एक साथ भेजना हो एक बार में फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर या हम बोलें कि मल्टी मोड, जिसमें एक से ज़्यादा लाइट भेजना है, इसका उपयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं। इसमें लिमिटेशन यही है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उपयोग नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए हम लोग रेलवे में कैसा फाइबर लेते हैं जिसमें लंबी दूरी भेज सकें, तो सिंगल मोड में भेज सकते हैं। केबल की बनावट देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा आउटर जैकेट पीवीसी का,
उसके अंदर आपको एक आर्मर मिलेगा। आर्मर कैसा होता है? कोरुगेटेड आर्मर होता है। कोरुगेटेड मतलब नालीदार। तो नालीदार आपको आर्मर मिलेगा। इसका काम क्या है कि केबल को दर्द से बचाना, के अंदर फाइबर ना टूट पाए। फिर इन दोनों के बीच में आपको एक धागा मिलेगा, ठीक है, धागा। तो क्या बोलते हैं धागे को? मेरे दिमाग से निकल गया। रेड थ्रेड? थ्रेड नहीं, कुछ और शब्द है। चलिए आगे याद आएगा तो बताऊंगा। अंदर इसके होती है पीवीसी की इंटरमीडिएट या इनर पीवीसी जो कोटिंग, उसके अंदर आपका होता है रैपिंग पॉलीथीन की, और रैपिंग के अंदर आपका ट्यूब रहता है। ये ट्यूब में जेली लगी होती है, ठीक है। और प्रत्येक ट्यूब में 4-4 फाइबर होते हैं। ऐसी कितनी ट्यूब होती हैं? 8 ट्यूब होती हैं। और इन ट्यूब को सर्कुलर शेप देना होता है। ये जो केबल आपकी इस तरह से है, ये ट्यूब यहाँ पे सर्कुलर शेप में बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, सेंटर में एक सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर पीवीसी का लगा के रखते हैं। तो ये जो काला कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ये क्या है? सेंट्रल पीवीसी, सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर पीवीसी का, ठीक है। और आपकी जो ट्यूब है, ट्यूब में 4-4 फाइबर मिलेंगे, उनमें भी जेली लगी होती है। ये जेली इसलिए होती है कि आसानी से आपकी केबल जब आप छीलने जाएं तो वो आसानी से जो लेयर है वो निकाल पाए। इसके लिए ट्यूब की लेयर या उसके ट्यूब के ऊपर जो पॉलीथीन लेयर है उसको आप आसानी से निकाल सकें, ये पीवीसी को छीलेंगे तब। 2 तरह की वेवलेंथ हम भेजते हैं। जनरली जो वेवलेंथ होती हैं वो तो सारी वेवलेंथ हैं जो भेजी जा सकती हैं, लेकिन रेलवे 2 तरह की वेवलेंथ यूज कर रहा है, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर। 1310 नैनोमीटर में जो लॉस होता है वो 0.35 dB पर किलोमीटर होता है। मतलब आप 0 dB फीड करेंगे और 10 किलोमीटर बाद देखेंगे तो ये केबल का लॉस कितना होगा? 3.5 dB का होगा। 1550 में 0.25 dB का लॉस होता है। लॉस जो है वो 1550 में कम है। तो जहाँ लॉस कम है, ऐसे सेक्शन को जहाँ पे हम 1550 की लाइट भेज रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लॉन्ग हॉल का मतलब हो गया कि हमको दूसरा एसटीएम दूरी पर लगाना है। दूरी मतलब कितना? लगभग 40 से 60 किलोमीटर। लॉन्ग हॉल। तो रेलटेल वाले 1550 का यूज करते हैं। हमारा जो एसटीएम लगता है वो कहाँ लगता है? प्रत्येक स्टेशन पे। प्रत्येक स्टेशन, 2 स्टेशनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस आप निकालोगे कितनी होगी? 8, 10, 12 किलोमीटर कुछ निकलेगी। हम रेलवे में जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी? 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ भेजते हैं, जिसमें लॉस ज़्यादा है। लॉस ज़्यादा है तो आपको जल्दी इसका रिपीटर चाहिए, है ना। रिपीटर शब्द है जो फाइबर केबल में यूज़ करते हैं। फाइबर केबल में रिपीटर शब्द यूज़ नहीं होता है, समझाने के लिए मैंने बोल दिया। एसटीएम जो होता है वो क्या होता है? रीजनरेटर होता है। तो हमको रीजनरेटर चाहिए जल्दी जल्दी, जब हम ज़्यादा लॉस वाली लाइट भेज रहे हैं। तो हम 8 से 10 किलोमीटर पे एसटीएम लगा देते हैं। वो क्या करता है? सिग्नल आपका सेक्शन से लॉस होकर के आया, उसको रीजनरेट करके अगले सेक्शन में भेज देता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो जॉइंट लगाते हैं, जॉइंट को कहते हैं स्प्लाइसिंग। 2 तरह से होती है, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो है वो टेम्पररी कनेक्शन है। आपका केबल कट हो गया रात में और आपको तुरंत थ्रू करना है, तो आप क्या करेंगे? ये जो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो होती है, ये किट होती है एक छोटी सी। इस किट में क्या होता है? पीवीसी का ढक्कन और बेस होता है, जिसमें एक ट्यूब नुमा आकृति इसमें रहती है। इसमें क्या होता है? ये जो इसके दोनों एंड हैं, इसमें इतना बारीक छेद होता है कि आपका फाइबर चला जाए। फाइबर जो ब्रेक हो गया है उसको, जो फाइबर किसका बना है? कांच का बना है। तो फाइबर जो टूटता है तो उसकी सतह जो है खुरदुरी हो जाती है। उसको हमें प्लेन करना होता है। प्लेन मतलब कि वो 90 डिग्री कट कर देंगे तो वो सरफेस जो है वो प्लेन हो जाएगी। क्योंकि जो लाइट आएगी वो लाइट यदि खुरदुरी सतह से निकलेगी तो स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। तो हमें एक डिवाइस चाहिए होती है जिसका नाम है क्लीवर। क्लीवर क्या करता है? आपके फाइबर को 90 डिग्री पर कट करता है। तो वो हमने 90 डिग्री पे कट किया, दोनों तरफ से फाइबर इसमें हमने डाल दिया, और अंदर एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें हम देख पाते हैं कि क्या दोनों फाइबर चिपक गए। दोनों फाइबर चिपकने के बाद में इसमें एक बटन होता है, बटन नुमा आकृति होती है, उसमें हम उसको दबाते हैं तो क्या करता है? अंदर जो जेली की थैली है उसको ब्रेक करके जेली फैला देता है और जेली फाइबर को पकड़ लेती है। अब यदि थोड़ा सा भी दोनों फाइबर के बीच में गैप रह गया तो जेली अंदर बढ़ जाएगी और लॉस बढ़ा देगी।
लॉस 0.1 dB से 5 dB या 10 dB तक भी वेरी करता है। ठीक है, एक किट जो है उसकी जो लागत एवरेजन बताएं तो 400 रुपये की एक किट आती है। 24 फाइबर जोड़ने जाएंगे तो 24 किट चाहिए, और मान लो एक भी ज्वाइंट आपका लॉस ही हो गया 5 dB 10 dB का, तो आपको किट तोड़ करके फेंकनी है, दोबारा फिर से फाइबर जोड़ना है। तो इसलिए हम इसका उपयोग सिर्फ लाइव फाइबर पे करते हैं, रेलवे इसका उपयोग करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टली है। तो इसलिए हम किस पे जाते हैं, हम अगली तरह की स्प्लाइसिंग पे जाते हैं जिसका नाम है फ्यूजन स्प्लाइसिंग। फ्यूज मतलब होता है गलाना। फाइबर जोड़ेंगे हम गला करके। तो फाइबर को गलाने के लिए या पिघलाने के लिए हमको एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम है स्प्लाइसिंग मशीन। स्प्लाइसिंग मशीन जो है उसमें हम क्या करते हैं, पहले फाइबर को प्रिपेयर करते हैं। फाइबर प्रिपेयर करने के लिए हमें टूल किट चाहिए। टूल किट में सबसे पहला आइटम है उसका नाम है स्लिटर। स्लिटर क्या करता है, जो फाइबर की जो आउटर जैकेट है और आर्मर, इन दो आइटम को काटता है। ठीक है, और इसमें जो कॉटन का जो धागा जो रहता है, वो धागा क्या करता है, इसको बाहर निकालने में मदद करता है। जब हम एक केबल कट गई है तो केबल तैयार करने में हम क्या करते हैं, कि लगभग 1.25 मीटर 1 मीटर से 1.25 मीटर तक की आउटर जैकेट छील देते हैं। आउटर जैकेट छीलेंगे दोनों एंड की, कितनी, 1.25 मीटर की। तो ये आपका आउटर जैकेट और आर्मर निकाल दिया, चाकू से आपने अंदर की पीवीसी कोटिंग और पॉलीथिन काट दी। अब आपको मिली ट्यूब। तो ट्यूब को निकालने के लिए मिलता है लूज ट्यूब स्ट्रिपर। लूज ट्यूब स्ट्रिपर जो है वो क्या करता है, ट्यूब को कट कर देता है। इसको कट करते समय थोड़ा सावधानी रखनी होती है, ऐसा ना हो कि आप ट्यूब कट करने जा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो अंदर का फाइबर भी ब्रेक हो गया, तो फिर फाइबर ब्रेक होगा तो क्या करना पड़ेगा, और आपको केबल छीलनी पड़ेगी फिर। और लूज ट्यूब स्ट्रिपर के बाद में अगला जो इसमें डिवाइस है वो है 0.25 mm स्ट्रिपर। 0.25 mm स्ट्रिपर करता क्या है, जो आपकी पीवीसी की कोटिंग होती है, कलर कोटिंग फाइबर के ऊपर, उसको निकालने का काम करता है ये। कलर कोटिंग क्यों निकालनी है, कलर कोटिंग है आपकी पीवीसी की, और जब आप फाइबर को पिघलाने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पिघल करके पीवीसी कोर और क्लैडिंग के ऊपर मुंह पर बैठ जाए, वो क्या करेगा, लॉस बढ़ा देगा। तो उसके लिए हम पहले ही उसको निकाल देते हैं। कितना निकालते हैं, हम उसको निकालते हैं 25 mm। इतना क्लियर करेंगे फाइबर में से, 25 mm क्लियर करेंगे। क्या चीज़ क्लियर कर रहे हैं भाई, पीवीसी की कोटिंग हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 25 mm में से 13 mm क्लीवर में से कट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जब हम स्टिपर चलाते हैं तो थोड़े टुकड़े पीवीसी के छूट जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टिश्यू पेपर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेकर के हम उसकी सफाई कर देते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या करता है, जो पीवीसी के टुकड़े बच गए हैं उसे उसको साफ कर देता है। अब हमने 13 mm की फाइबर कट कर दी, और क्लीवर में हमारा जो फाइबर बच गया, ये जो फाइबर बच गया, ये कितना बच गया, तो जिसमें से कोटिंग हटा दी, 12 mm जैसा बच गया। 12 mm इधर बच गया, 12 mm इधर बच गया। अब ये जो 12 mm है, इसको हम रखते हैं स्प्लाइसिंग मशीन में। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात कर लें कि कई बार क्या होता है कि जब आप 0.25 mm पर चलाते हो, क्लैडिंग में क्या बोलना चाहिए, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या कट लग जाता है। तो इसको चलाने के दौरान हाथ जो है वो सदा हुआ होना चाहिए। फिर दूसरा काम, जब हम इसको स्प्लाइसिंग मशीन में रखने जाते हैं तो उसके पहले हमको एक स्लीव चढ़ानी होती है। क्या चढ़ानी होती है, स्लीव। स्लीव जो है वो, ये आप चित्र में बहुत अच्छे से तो नहीं देख पाए हैं, ये पॉलीथीन में स्लीव रखी हुई है, पीवीसी की स्लीव होती है, इसमें एक एल्यूमिनियम की रॉड डली होती है, एल्यूमिनियम की, स्टील की। ये क्या करता है, जो आप जॉइंट लगाएंगे, जो फाइबर जोड़ेंगे, तो ये स्लीव खिसका करके फाइबर पे जॉइंट पे लेके आएंगे और इसको स्लीव को पिघला करके चिपका देंगे। हीट सिंक का मतलब क्या होता है, गर्मी दे करके सिकोड़ना। तो हम गर्मी दे करके इसको सिकोड़ देते हैं और वो पूरे कांच को पकड़ लेता है, जो आपकी बाहर कांच क्लैडिंग की लेयर है ना, उसको पकड़ लेता है, और जो उसमें तार डला हुआ है वो आपके जॉइंट को ब्रेक होने से बचाता है। तो ये तो हो गया हमारा जॉइंट कैसे लगा रहे हैं। अब हम जब फाइबर प्रिपेयर कर लिए तो हम क्या करते हैं, ये इसकी जो ऊपर का ढक्कन है इसको उठाते हैं। ढक्कन उठाने के बाद में हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोड देखने को मिलते हैं। ये इलेक्ट्रोड इस तरह से होते हैं। इलेक्ट्रोड में हम 2 mm जैसा गैप छोड़ करके दोनों एंड के फाइबर को प्लेस कर देते हैं। फाइबर प्लेस करने के समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्यूब से ट्यूब मैच होनी चाहिए। मतलब आप ब्लू ट्यूब से ब्लू ट्यूब जोड़ेंगे ऐसा नहीं, ब्लू ट्यूब से ऑरेंज ट्यूब जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ब्लू ट्यूब एक तरफ का दूसरी तरफ की ब्लू ट्यूब में जुड़ेगा, और उसमें भी कलर से कलर मैच करना है। ब्लू ट्यूब में भी 4 फाइबर हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और नेचुरल।
तो ब्लू से ब्लू फाइबर जोड़ेंगे। ये फाइबर हमने यहाँ रख दिए। कहाँ रखते हैं ये फाइबर? ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 2 mm का गैप छोड़ते हुए। और इसके बाद में ये जो लिड है, इस लिड को हम दबा देते हैं। लिड क्या करता है, आपके फाइबर को पकड़ लेता है। लिड रहती है, इसको दबा देते हैं। दबाने के बाद में ढक्कन बंद करते हैं, और ढक्कन में हमको यहाँ पर ये जो बटन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो बटन है, इन बटन से हम ऑपरेशन चालू करते हैं। स्टार्ट बटन दबाते ही ये क्या करेगा, आपको ये डिस्प्ले जो है, ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, इस डिस्प्ले में आपको फाइबर दिखाएगा कि आपने फाइबर जो प्रिपेयर किया है वो सही प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। यदि फाइबर सही प्रिपेयर नहीं होगा तो मशीन आपको यहाँ मैसेज दे देगी फाइबर फिर से प्रिपेयर करें। तो फिर से ये पूरी प्रक्रिया आपको दोहरानी है। कौन सी पूरी प्रक्रिया? 25 mm का 0.25 mm का स्ट्रिपर जो है वो चलाना है, और फिर क्लीवर से आपको 90 डिग्री पे कट करना है। और उसके बाद में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, अब पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ कर देंगे, पूरा पीवीसी हट जाना चाहिए, फिर क्लीवर चलाएंगे। क्लीवर चलाने के बाद में उसको डायरेक्ट आपको रख देना है स्लाइस मशीन में। ज्वाइंट लगाएगा। ज्वाइंट लगाने में करता क्या है, ये इसको अलाइन करता है, दोनों फाइबर को अलाइन करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें आर्क पैदा करता है, और आर्क से दोनों जो क्रॉस सेक्शन एरिया है फाइबर के, उनको गला करके उनको चिपका देता है। और चिपकाने के बाद में ये लॉस कैलकुलेट करता है कि वही कोर से थ्रेडिंग का कितना मिसमैच हुआ, उसके हिसाब से वो यहाँ पे लॉस दे देता है। ये लॉस जो है 0.1 dB या उससे कम होना चाहिए। 0.1 dB से यदि ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, आपको क्या करना है, फाइबर ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद में फिर से ज्वाइंट पूरा तैयारी करके फिर से ज्वाइंट लगाना है, तब तक जब तक कि 0.1 या उससे कम लॉस नहीं आ जाए। लॉस आपका कम आ गया, आप फाइबर बाहर निकालेंगे, स्लीव को खिसका करके लाएंगे ज्वाइंट पर, ये ज्वाइंट पर खिसका करके लाए। और यहाँ पर इसी मशीन में एक होता है हीट सिंक, हीट सिंक होता है, हीट चैम्बर बोले हम, हीट चैम्बर होता है। यहाँ पे ये आप पीछे देख रहे हो हीट चैम्बर है यहाँ पे। हीट चैम्बर में हम क्या करते हैं, फाइबर में जो ज्वाइंट जहाँ लगा है वहाँ पर स्लीव लेकर के आए, और स्लीव को ज्वाइंट पे लेकर के उसको हीट चैम्बर में रख देते हैं, और ऑन बटन करते ही वो क्या करता है, ये पीवीसी जो है उसको इतनी गर्मी देता है कि वो सिकुड़ करके चिपक जाता है हाथ से। और ये जो ज्वाइंट लग गया है, इस ज्वाइंट को हम यहाँ ट्रे में यहाँ पर जमा देते हैं। यहाँ पर स्लॉट बने होते हैं, उस स्लॉट में आपकी जो हीट सिंक स्लीव है वो क्या करके फिक्स हो जाती है। और जो आपका मैंने आपको बोला ना कितना, 1.25 मीटर फाइबर इधर है, 1.25 मीटर फाइबर इधर है, ये सवा सवा समझ लो 2.5 मीटर का जैसा फाइबर हो गया। ये 2.5 मीटर का फाइबर हम इस ट्रे में जमा करके रख देते हैं। ये भविष्य में यदि हमको ज्वाइंट चेंज करना, ज्वाइंट को करना है तो वो हम कर पाएँ। ठीक है, 1-2 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, आपने ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल पढ़ा था, उसमें एक हमने चित्र देखा था। ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल में हमने एक चित्र देखा था कि आपका यहाँ CRE, TRE, LT लगा हुआ था। TRE से आपका कनेक्टेड था PDMux, है ना। बस वही चित्र है लगभग, थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है, TRE से आ रही है, टेस्ट रूम इक्विपमेंट से। टेस्ट रूम इक्विपमेंट से हम वो इन्फॉर्मेशन कहाँ देते हैं, कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन हो गई, या आपका ऑटो नंबर हो गया, या आपका डेटा लॉगर हो गया, या आपका लॉक की कनेक्टिविटी हो गई, उसको हमने इन्फॉर्मेशन टर्म यहाँ पे दिया है। ये इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं PDMux में।
पीडीमक्स में ये इंफॉर्मेशन जाती है तो ये होती है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई सिग्नल एनालॉग है या डिजिटल है। तो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। कैसे कन्वर्ट करता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन के द्वारा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के द्वारा इसको ये कन्वर्ट करेगा और डिजिटल बनाएगा। तो जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 4 किलोहर्ट्ज का। और ये जब हम इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो डिजिटल में हम उसको 8 बिट की पीसीएम में कन्वर्ट करते हैं, 8 बिट। और 8 बिट का रेट कितना होता है? 8 बिट का रेट होता है 64 किलो बिट पर सेकेंड, 64 kbps। मतलब आपका 4 किलोहर्ट्ज चेंज होकर बन जाता है 64 kbps। ये कितने चैनल हैं? 30 चैनल। पीडीमक्स कितने चैनल सपोर्ट करता है? 30 चैनल को सपोर्ट करता है। तो 30 के 30 चैनल को वेरीफाई करेगा, एनालॉग है कि डिजिटल है। डिजिटल है तो कोई समस्या नहीं है, एनालॉग है तो कन्वर्ट करेगा और उसको भेज देगा मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? इन 30 चैनल को एक फ्रेम में रखेगा और बनाएगा E1। तो आउटपुट में क्या निकलेगा? E1 निकलेगा यहाँ से। पीडीमक्स का आउटपुट क्या होता है? E1 होता है। E1 का रेट कितना होता है? 2 Mbps। तो ये 2 Mbps का सिग्नल निकलेगा। कैसे निकलता है सिग्नल? 4 वायर में निकलता है, ट्रांस के 2 तार, रिसीव के 2 तार। और इसको हम भेजते हैं अगले उपकरण में जिसका नाम है OLTE। आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे STM1 के नाम से। OLTE का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट। ऐसा उपकरण जिसमें ऑप्टिकल लाइन जाकर के टर्मिनेट होती है। STM1 में हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगती है। STM1 या STM4 बोलो या STM16 बोलो। OLT में जाके हम ये E1 दे देंगे। STM1 जो है उसमें कितनी E1 मैक्सिमम हो सकती हैं? 63 E1 हो सकती हैं। STM1 भी क्या करता है? इन 63 E1 को मल्टीप्लेक्स करता है और 2 फाइबर की कनेक्टिविटी इसमें होती है, एक तरफ, एक डायरेक्शन में। एक फाइबर से भेजता है सिग्नल को, ट्रांस करता है, और एक फाइबर से रिसीव करता है। मतलब अगला स्टेशन से जो ट्रांस आ रहा है उसको रिसीव करेगा, इस स्टेशन के ट्रांस को अगले स्टेशन को भेजेगा। तो ये फाइबर STM से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अगली यूनिट में जाएगा जिसका नाम है FDMS, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, FDMS। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, फाइबर टर्मिनेशन बॉक्स। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम जो होता है इसमें क्या लगा होता है? इसमें 0 dB कनेक्टर लगा होता है। क्या होते हैं? 0 dB कनेक्टर। आप जब यहाँ आएंगे ट्रेनिंग प्रैक्टिकल के लिए उस समय हम आपको इसको दिखाएंगे। 0 dB कनेक्टर होता है, उसमें हम जोड़ते हैं पैच कॉर्ड। पैच कॉर्ड अभी हम पीछे पढ़ के आए कि उसमें दोनों एंड पर कनेक्टर होते हैं। तो एक एंड का कनेक्टर आप STM1 में लगा देंगे, दूसरे एंड का कनेक्टर जो है वो आपके 0 dB कनेक्टर के एक तरफ लग जाएगा। 0 dB कनेक्टर की दूसरी तरफ आपकी लगेगी पिकटेल। पिकटेल केबल में एक एंड पर कनेक्टर होता है, दूसरे एंड पर फाइबर होता है। तो ये जो दूसरे एंड का फाइबर है वो जाता है फाइबर टर्मिनेशन बॉक्स में। फाइबर टर्मिनेट, कौन सी फाइबर टर्मिनेट हो रही है? आउटडोर केबल को क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड केबल। तो यहाँ पे UGC के नाम से दिखाया है, अंडरग्राउंड केबल आ रही है। उसको हम केबल हट में लेकर के आएंगे तो सबसे पहले वो किस जगह में जाएगी? FDMS में जाएगी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में। FDMS में जाएगी और FDMS में जाएगी FDB में। यहाँ हम उसमें पिक्टेल जोड़ेंगे, पिक्टेल जाएगा 0 dB कनेक्टर में। 0 dB कनेक्टर से पैच कॉर्ड निकलेगी जो आपके STM में जाएगी। अब अंडरग्राउंड केबल आपने बिछा दी है नाली करके, और उसमें आपका 3 किलोमीटर का ड्रम होता है। तो हर 3 किलोमीटर पे आपको क्या लगाना है? जॉइंट एनक्लोजर। जो जॉइंट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट एनक्लोजर। 3-3 किलोमीटर से करते हुए हम अगले स्टेशन पहुंचेंगे केबल हट में। केबल हट में FDMS लगाएंगे। आपकी आउटडोर केबल जाएगी FTB में, उसमें पिक्टेल जोड़ेंगे, स्प्लाइस करेंगे। पिक्टेल को 0 dB कनेक्टर पे लेंगे, 0 dB कनेक्टर के दूसरे एंड से पैच कॉर्ड निकलेगी, वो जाएगी आपके STM उपकरण में। और वहाँ से अब ये जो आपकी STM से जो आउटपुट हुआ डेटा वो कितना था? 155 Mbps। ये 155 Mbps डेटा कैसा था? 63 E1 मल्टीप्लेक्स की गई थी। जब ये रिसीव होगा ये सिग्नल यहाँ इस स्टेशन पे, तो इसको क्या करेगा? डीमल्टीप्लेक्स करेगा। 63 E1 को अलग अलग करेगा, उसमें से वो वाली E1 जिसमें हमारा कंट्रोल है वो पकड़ेंगे और वो हम दे देंगे पीडीमक्स को। कितने तार में? 4 तार में, ट्रांस के 2, रिसीव के 2। तो यहाँ का जो ट्रांस है वो अब इधर रिसीव हो जाएगा, इधर का जो ट्रांस है वो उधर पे रिसीव हो जाएगा अगले स्टेशन पे। तो ये जो रिसीव हो रहा है सिग्नल, रिसीव सिग्नल को पहले भेजेंगे मल्टीप्लेक्सर सेक्शन में, जहाँ पे इसको डीमल्टीप्लेक्स किया जाएगा। 30 चैनल बनाएंगे। उन 30 चैनल में से जो हमारे चैनल ड्रॉप होने से स्टेशन पे, उनको चेक किया जाएगा कि भाई डिजिटल है वो सिग्नल कि एनालॉग है। जब यहाँ उसको एंटर किया था, यदि यहाँ एनालॉग एंटर किया था तो यहाँ पर प्रोसेसर उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके दे देगा। डिजिटल भेजा था तो डिजिटल ही आउट होगा। तो ये प्रोसेसर जो है वो
कन्वर्जन करके हमको इन्फॉर्मेशन बाहर आउट कर देगा। तो ये पूरा जो है वो ब्लॉक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसमें क्या किया, इन्फॉर्मेशन कैसे पीडीमैक्स से होते हुए एसटीएम से होते हुए आपके फाइबर में जा रही है और रिसीव हो रही है, वो यहाँ पे हमने समझा है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर ये 4 kb कितना बनाया इसको? 4 किलोवाट से 64 kbps में आया है। अच्छा 64। ये कैसे बनता है वो हम अगला अगला जो टॉपिक है उस पे जा रहे हैं, अगले में देखेंगे, पीसीएम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो 4 से 64 कैसे बन गया वो हम देखेंगे। वो तो चलो ठीक है सर, ये जहाँ से टीएक्स से जाता है, टीएक्स से मतलब एक प्रोसीजर है ये पूरा। यही तो खास समझना है सर हमको पूरा हाँ तो आप यहाँ आओगे तो हम दिखा भी देंगे ना। अभी तो चित्र दिखा रहे हैं, वो डिवाइस होती कैसी है, क्या क्या चीज़ें हमारे दिखने की हैं वो हम दिखा देंगे। ओके सर, ओके सर। तो एक ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट का, 12-15 हो रहा है। ब्रेक के बाद में हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे।
कुछ चित्र हम देख लेते हैं। ये देखें, ये 0 dB कनेक्टर है। ये इसमें आप सुन पा रहे हैं ना मुझे सभी लोग? ओके। ये 0 dB कनेक्टर में दोनों एंड पर थ्रेड होती है ना। FC टाइप का कनेक्टर इसमें हम लगाते हैं। एक एंड पे पैच कॉर्ड का कनेक्टर जुड़ेगा, दूसरे पीछे साइड में आपका पिकटेल का कनेक्टर जुड़ जाएगा। 0 dB कनेक्टर। ये 0 dB कनेक्टर FC टाइप का जो है ये अटेन्यूएटर 10 dB का लॉस क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा? 10 dB का लॉस क्रिएट करेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो हम आगे देखेंगे। ये यूरो 2000 कनेक्टर है। कैसा कनेक्टर है? यूरो 2000 कनेक्टर। इसको पहले रेलवे में हम देख रहे हैं, लेकिन अभी ये हमको सप्लाई में, मतलब अब जो नए उपकरण आ रहे हैं उसमें हमें ये कनेक्टर देखने को नहीं मिलता फाइबर में। ये आपका FC कनेक्टर है। पीले रंग का जो है फाइबर का कोटिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। PVC की स्लीव है और ये बाहर जो स्टील बॉडी है, ये स्टील बॉडी में थ्रेड होती है, जो कि हम पीछे 0 dB कनेक्टर जो देख के आए, हम इसको कनेक्ट करते हैं। और थोड़ा पास से एक तरह से चित्र देख रहे हैं इसको। ये FC कनेक्टर है। ये आपका FDMS है। FDMS में आपकी जो आउटडोर केबल है उसके बैक साइड में जाकर के हम उसको स्क्रू के द्वारा टाइट कर देते हैं। सेंट्रल जो स्ट्रैंड मेंबर होता है, और वहां से जो ट्यूब आती है वो ट्यूब लेकर के आते हैं स्प्लिसिंग सेल्फ में। ये ट्रे देख रहे हैं, इसमें आपने ज्वाइंट कर दिया है आपकी आउटडोर केबल में पिकटेल को। तो ये पीले रंग की पिकटेल निकल के आ रही है। ये पिकटेल आपके दूसरे पोर्शन में जाती है। ये नीचे है, इसको बोलते हैं क्या? FTB, फाइबर टर्मिनेशन बॉक्स। आउटडोर केबल आके यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, उसमें 0 dB कनेक्टर लगे होते हैं। तो ये देख रहे हो 0 dB कनेक्टर लगे हैं। फ्रंट साइड में पैच कॉर्ड लगी है, जो कि आपकी ये PVC पाइप से होकर के STM तक जा रही हैं। और बैक साइड में यहाँ से जो पिकटेल निकल के आ रहे हैं नीचे ट्रे से, वो बैक साइड में हम इसके 0 dB कनेक्टर में जोड़ देते हैं। क्या है ये? FDMS, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। एक दूसरे तरह का FDMS का चित्र है यहाँ पे। इसमें आप देखोगे कि इसमें एक ट्रे है, एक ट्रे पूरी कंप्लीट में, उसी में 0 dB कनेक्टर सामने देख पा रहे हो, और बैक साइड में ट्रे देख रहे हो जिसमें आपका पिकटेल आपको दिखाई दे रही है। तो ये पिकटेल है। पिकटेल कहाँ जोड़ दी है? 0 dB कनेक्टर के बैक साइड में। और ये पिकटेल के ज्वाइंट लगा करके आप आउटडोर केबल में जोड़ देते हो। और जो ज्वाइंट के ऊपर जो स्लीव चढ़ी होती है, तो ये स्लीव देख रहे हो, यहाँ पर स्लीव रखी हुई है। ये स्लीव यहाँ पर स्लॉट में जाकर के फंस जाती हैं, और जो स्पेयर आपका फाइबर होता है उसको यहाँ पर हम लपेट देते हैं इसमें, इससे कि फ्यूचर में यदि ये ज्वाइंट में लॉस बढ़ जाए, ज्वाइंट ब्रेक करके आपको पूरी केबल नहीं छीलनी पड़े, आपको स्पेयर जो फाइबर है वही मिल जाएगा। वो फाइबर आप यहाँ पर दे पाएंगे, उपयोग में ला पाएंगे दोबारा। नेगेटिव मार्किंग वाला तो ये पहला पेपर आखिरी पेपर होगा आपके लिए। उसके बाद जो इसमें 75% है आपका आखिरी। ये जो है ज्वाइंट एनक्लोजर है, ठीक है। ज्वाइंट एनक्लोजर जो 3-3 किलोमीटर पे ज्वाइंट लगाने हैं, उसमें भी अंदर ट्रे होती है, और ये आपकी ओपनिंग रहती है बाहर साइड में, जिसमें से आप फाइबर डालते हो अंदर। और ये फाइबर जब जाता है तो आप देखोगे ये बाहर से फाइबर केबल आ रही है, और इसको यहाँ छील दिया है। और ये जो आप देख रहे हो सफेद रंग का स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर है, और इसको स्क्रू से टाइट कर दिया गया है। यहाँ स्क्रू लगा करके, एक यहाँ पर देख रहे हो सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर स्क्रू से टाइट किया। ये करता है काम कि यदि कोई बाहर से केबल को खींचेगा तो ये सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर उस जो तनाव को झेल लेगा, और उसका तनाव जो है इस फाइबर की ट्यूब पर या फाइबर पर नहीं पहुंचेगा, और आपका फाइबर ब्रेक नहीं होगा। और ये इस तरह से स्लीव देखो कैसे स्लॉट में फंसाई गई है, PVC स्लीव, और यहाँ पर हम सर्किल करके फाइबर को जमा देते हैं। ये ज्वाइंट एनक्लोजर है। ये इसके ऊपर का बॉक्स रहता है, ये इसको पूरा कवर कर लेता है, यहाँ पे फिट हो जाता है, स्क्रू के द्वारा इसको हम कस देते हैं। और ये जो इसकी जो ओपनिंग है जहाँ से केबल डालते हैं, इस ओपनिंग में हमें
रबर की स्लीव चढ़ानी होती है और बाद में इसको हीट दे करके हम चिपका देते हैं, जिससे कि इसमें चींटियां ना घुस पाएं। नहीं तो चींटियां क्या करती हैं, ये जो हमारी पीवीसी की स्लीव है इसको कुतरती हैं, और जब ये कुतरती हैं तो हमारे फाइबर भी कुतर देती हैं। ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर है LC कनेक्टर, लूसेंट कनेक्टर। इस तरह से दिखा। जनरली ये जो कलर देख रहे हो, ये ब्लू कलर में हमको रेडियो में देखने को मिलता है जनरली। ये आपकी फाइबर केबल है, आउटर जैकेट, फिर आपका आर्मर है, फिर इनर पीवीसी जैकेट है, उसके अंदर ये सैंडल स्ट्रेंथ मेंबर बिल्कुल बीचों बीच देख रहे हो। फिर आपको उसमें 6 ट्यूब दिखेंगी, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट और नेचुरल। इस चित्र में देख रहे हैं, ये BMS हो गया, पैच कॉर्ड, पिकटेल, SC कनेक्टर, सब्सक्राइबर कनेक्टर, या हम इसको सब्सक्रिप्शन कनेक्टर बोलते हैं। LC जैसा ही होता है, लेकिन SC और LC में अंतर क्या है कि जो इसका फेरूल है, इसका फेरूल, SC का फेरूल मोटा होता है, LC का फेरूल पतला होता है। ये कनेक्टर जो है वो, ये नॉच आप ऊपर निकली हुई देख रहे हैं, यहाँ से जाकर के हम इसको जब STM में डालते तो ये नॉच मिला करके हमें इसमें डालना होता है। और LC एक कनेक्टर होता है, उसमें हम उसको प्रेस कर देते हैं और पुश टू प्लग कहना चाहिए। प्रेस करके अंदर डालेंगे तो जा करके वो कनेक्ट हो जाएगा, प्रेस करके बाहर निकाल देंगे तो निकल जाएगा। ये जो है ये आपकी स्लिटर बोलते हैं इसको। इसमें ये क्या कर रहा है कि ये जो हम जब केबल को छीला होता है, मैं आउटर जैकेट और आर्मर को, तो ये जो चक्री आप देख रहे हो ये कट करता है आर्मर पे, केबल यहाँ पे फंस जाती है बीच में, और ये जो इसका हैंडल है वो हैंडल से हम इस कटर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम इसको इतना दबा देते हैं कटर को, ये आर्मर पे कट डाल दे, और उसके बाद में आर्मर जब कट जाएगा तो उसको खींच करके हम बाहर निकाल देते हैं। केबल तैयार करने के टाइम पे ही आता है। ये देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, डिस्प्ले देख रहे हैं, ये इसका लिड है, ढक्कन है। यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं स्प्लाइसिंग मशीन में, जहाँ पर हम फाइबर लगाते हैं। और ये आपका हीट चैम्बर है, यहाँ पर हम स्लीव को गर्म करके फाइनली चिपकाते हैं। ये जो 12 की मार्किंग है, 12 mm जो मैंने आपको बताया था कि हम 12 mm का कट रखते हैं। 13 mm, 25 mm टोटल हम कोटिंग निकालते हैं, उसमें से 13 mm कपड़ा हम निकाल करके फेंक देते हैं, 12 mm बचा के रखते हैं। वो 12 की मार्किंग यहाँ पे रखनी होती है हमें। ये तो हमने देख लिया। अब हम एक एक करके उपकरणों के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम फिर पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं PCM के बारे में। तो पहले तो हम देखें कि भाई हमको जो STM उपकरण लगाते हैं उसमें 2 तरह से सोर्स लगाए जा सकते हैं। सोर्स मतलब जो कि लाइट जनरेट करते हैं, एक होता है LED लाइट एमिटिंग डायोड, और एक होता है लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर जो है वो क्या करता है, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि यदि आपने बोला कि 1310 नैनोमीटर का मेरे को लाइट चाहिए, तो ये 1310 का ही लाइट देगा। लेकिन जब आप LED बोलोगे तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। आपने बोला 1310 की LED चाहिए तो 1309 भी जनरेट करेगी, 1311 भी जनरेट करेगी, तो 1310 फिक्स नहीं होता है वो। ऑप्टिकल डिटेक्टर, रिसीव एंड पर हमको डिटेक्टर लगाने होते हैं कि लाइट को, अच्छा लेजर क्या है, लेजर आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने होते हैं, उसमें आप क्या करते हो 1.5 वोल्ट के 3 सेल लगा देते हो, बटन दबाते ही लेजर ऑन हो जाता है, लाइट चालू हो जाती है, बटन छोड़ते ही आपका लेजर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है लेजर, आप लेजर जो लगाते हो, यदि मैं एक सिंबल के तौर पे मैं दिखाऊं कि ये आपका LED है, मान लेते हैं इसको LED का सिंबल कैसा है, इसमें लाइट बाहर जाती है। LED के जो टर्मिनल होते हैं इस पर आप सप्लाई देते हैं। अभी सप्लाई क्या चीज़ है, सप्लाई है आपका STM1 का आउटपुट। कितना आउटपुट है, 155 Mbps मैंने आपको बताया था, 155 Mbps। M का मतलब क्या हो गया, मेगा। मेगा को खोलोगे, मेगा का क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁶। मेगा को खोलोगे तो इसको कैसे खोलोगे आप, 15,55,20,000 बिट प्रति सेकेंड। BPS का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो STM1 मशीन है वो 15 करोड़ बिट बना दे रही है 1 सेकंड में, और फिर अगले सेकंड में फिर से 15 करोड़ बिट बना दे रही है, 15,55,00,000 बिट प्रति सेकंड।
तो ये जो बिट बन रही है वो है क्या, 0 1 0 1। ये कैसी आ रही है, बाइनरी के टर्म में आ रही है, पल्स के रूप में आ रही है। 1 है तो मतलब आपका पॉजिटिव वोल्टेज है, माइनस है तो मतलब नेगेटिव वोल्टेज है, यदि पॉजिटिव लॉजिक में काम कर रहे हैं तो ये वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। वोल्टेज के साथ +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। 1 आएगा तो +5 वोल्ट, जैसे ही 5 वोल्ट मिलेगा लेजर ऑन हो जाएगा। कितनी देर लेजर ऑन रहेगा, जितनी देर आपकी पल्स हाई है। ये टाइम फिक्स है, कितनी देर पल्स हाई रहेगी, कितनी देर पल्स लो रहेगी, ये टाइम फिक्स है। पल्स जब तक हाई है तब तक आपका लेजर ऑन रहेगा। पल्स जैसे ही डाउन हो जाएगी या 0 आ जाएगा तो आपके लेजर बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका फाइबर है, फाइबर में जो आप कोर में लाइट भेज रहे हो, वो लाइट कब भेज रहे हो, जब 1 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तब आप लाइट नहीं भेज रहे हो। तो ये आपका कोर हो गया। कोर में लाइट जा रही है, गैप है, फिर जा रही है, फिर गैप है, फिर जा रही है, फिर गैप है। तो जो गैप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, और जो लाइट दिख रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 को। ऐसे हम लाइट को भेजते हैं। जब रिसीव एंड पर ये लाइट आती है, रिसीव एंड पर जब ये कोर से लाइट आती है तो हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पर डिटेक्टर लगा देते हैं। अभी डिटेक्टर जो है वो एपीडी डिटेक्टर, कैसा सिंबल है उसका, ये डायोड बनाया हमने और ये डायोड पे हमने लाइट फेंकी। पीएन डायोड का जो जंक्शन होता है उसमें ये लाइट जाती है और ये जंक्शन पीएन डायोड को ऑपरेट कराता है। ऑपरेट कराने पर हमको आउटपुट में क्या मिलता है, टर्मिनल पर वोल्टेज मिलते हैं प्लस माइनस। यहाँ हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज दे रहे थे, लाइट मिल रही थी। ये लाइट जो है वो जब जंक्शन पे जाएगी तो हमको बाहर आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। तो ये जो वोल्टेज मिल रहे हैं इससे हमको वापस 15 MBPS 15 करोड़ 55 लाख बिट पर सेकंड यहाँ पे वापस जनरेट हो जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या, ट्रांसमीटर एंड पर लेजर लगा दिया जो कि वोल्टेज को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। रिसीवर एंड पर हमने क्या करा, एपीडी लगा दिया जो कि लाइट जो आ रही है उससे हमको वोल्टेज वापस कन्वर्ट करके दे दे रहा है। ये हमारा जो है ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन इस तरह से होता है। मल्टीप्लेक्सिंग शब्द हमने अभी देखा। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि एक ही तरह के इंडिपेंडेंट जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे बहुत सारे सिग्नल को मिला करके एक कंटिन्यूअस सिग्नल बनाना। मिलाने की प्रक्रिया क्या है, इंटरलीव बोलते हैं उसको। इंटरलीव मतलब एक निश्चित नियम के अनुसार सिग्नल को मिक्स करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। तो 3 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग हम देखते हैं, एफडीएम, टीडीएम और डब्ल्यूडीएम। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ को हम अलग अलग स्लॉट में बांट देते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल हो गया वीएचएफ, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। रेलवे को वीएचएफ सेट हम दिया गया है। इनका जो वीएचएफ का रेंज है वो कितना है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। लेकिन जो रेलवे को दिया है वो कितना है, 140 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज का बैंड दिया है। उसमें हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने एक वेवलेंथ अलॉट कर दी है। जैसे कि कार ड्राइवर हम बोलते हैं तो उसको कितना 161.150 जो है मेगाहर्ट्ज। अब 161 मेगाहर्ट्ज, लेकिन बातचीत जो हो रही है वो कितने में हो रही है, बातचीत तो 4 किलोहर्ट्ज में हो रही है। तो 4 किलोहर्ट्ज को हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं 161.150 मेगाहर्ट्ज पे, और वो बैंड अलॉट हो गया इस नाम से, गार्ड ड्राइवर के नाम से या ट्रैफिक के नाम से। अब मास्टर के पास में जो वीएचएस लगा है वो जब इसको गार्ड ड्राइवर या ट्रैफिक के चैनल पर रखेगा तो जितने भी गार्ड ड्राइवर होंगे ट्रेन में जाने वाले जो उस रेंज में होंगे वीएचएफ सेट के, वो उनका वीएचएफ जो है उस फ्रिक्वेंसी को कैच करेगा। जो भी बातचीत होगी वो सभी को सुनाई देगी। एक मास्टर जो है एक गार्ड से या ड्राइवर से बातचीत कर रहा है, वो उस रेंज में उपस्थित जितने भी मास्टर और गार्ड होंगे या जितने भी वॉकी टॉकी वीएचएफ सेट पर गार्ड ड्राइवर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होंगे, सबको ये बातचीत सुनाई देगी। एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने में एक गार्ड बैंड भी होता है। गार्ड बैंड के मतलब कि कोई सिग्नल इस चैनल का दूसरे चैनल पर सुनाई ना दे। फिर इसके बाद में होता है टीडीएम। टीडीएम में हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को छोड़ देते हैं, हम टाइम को डिवाइड करते हैं। हम इसमें समान अवधि में डिवाइड कर देते हैं, टाइम इंटरवल इसको बोलते हैं। टाइम स्लॉट सब जनरली जो है वो उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो टाइम स्लॉट में इंफॉर्मेशन जा रही है वो कोई सी भी फ्रिक्वेंसी हो सकती है, बस टाइम आपका निश्चित रहेगा। टाइम स्लॉट क्या होता है वो आगे हम और डिटेल में समझेंगे। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, एक वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ, तीसरी वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ पे हम आउटपुट निकालेंगे और वो एक साथ हम जो है मिक्स करके एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ बना करके वो हम फाइबर पे भेज पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगला जो टर्म है वो है पीडीएच।
एसियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की। इसी तरह से एक और टर्म होता है जिसका नाम है SDH, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। ये टेक्नोलॉजी का नाम है। PDH टेक्नोलॉजी जो है वो PDMux के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल कहलाता है। SDH टेक्नोलॉजी जो है वो आपके STM मशीन जो है उसकी पीछे की बेसिक प्रिंसिपल है, उसको डिफाइन करता है। PDH पहले आया था, SDH बाद में PDH में जो कमियां थी उनको दूर करके SDH में रखा गया। PDH में ये बोलता है पहला पॉइंट, इसमें एक समान क्लॉक रेट नहीं होता है। एक समान क्लॉक रेट का मतलब हो गया कि जब आप PDMux के आउटपुट देखेंगे अलग अलग PDMux के, तो PDMux कितना आउटपुट में देता है 2 Mbps, है ना। एग्जैक्ट बोले तो कितना 2.048 Mbps। ये इसको हम m को हटा दें यदि, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,48,000 बिट प्रति सेकेंड। इसमें प्लस माइनस 50 बिट का टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मतलब आपका जो आउटपुट है वो फिक्स नहीं है कि 2 Mbps जनरेट कर रहा है, वो थोड़ा सा प्लस माइनस 50 बिट आगे पीछे करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी 20,48,000 50 बिट भी बनेगी, कभी 20,47,950 बिट की आउटपुट में मिलेगी। तो ये बोलता है पहला, इसमें टॉलरेंस होता है। SDH में टॉलरेंस को खत्म कर दिया जाता है, उसमें टॉलरेंस नहीं रखते हैं। ये टॉलरेंस खत्म कहाँ होता है, पहले ही कंटेनर में टॉलरेंस को खत्म कर देते हैं जस्टिफिकेशन बिट्स जोड़ करके। आगे हम इसको भी समझेंगे। इसमें PCM होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्यों करना है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, पूरा हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है। इसमें TDM का उपयोग किया जाता है। PCM और TDM जो है ना वो भाई भाई है। जहाँ PCM होगा वहाँ TDM होगा, जहाँ TDM होगा वहाँ PCM आपको देखने को मिलेगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें जो ऑपरेशन है वो कैसा है, EEE ऑपरेशन है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। यदि मैं PDMux का एक ब्लॉक डायग्राम बना करके आपको दिखाऊं तो ये कैसा होता है कि इसमें 2 इवन पोर्ट होते हैं। एक इवन आपके हेडक्वार्टर तरफ के स्टेशन से PDMux से आ रही होती है, एक इवन आप भेजते हो अगले स्टेशन के PDMux को। तो ये जो है दोनों पोर्ट कैसे हैं, ये इवन पोर्ट है। जनरली इसको हम PA PB नाम से या P1 P2 नाम से भी पुकारते हैं। अलग अलग PDMux अलग अलग तरह के नॉमेनक्लेचर उपयोग में लाती है। PA PB ये कैसे पोर्ट है, इवन पोर्ट है। 4 तार की कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक होता है आपका लोकल पोर्ट। लोकल पोर्ट में आपके 30 चैनल आपको मिलते हैं। कितना चैनल सपोर्ट करता है PDMux, 30 चैनल। तो 30 चैनल में कुछ चैनल इन करोगे, कुछ चैनल आउट करोगे। तो ये चैनल जो है, ये चैनल कैसे हो सकते हैं, ये चैनल 2 वायर के हो सकते हैं, 4 वायर के हो सकते हैं, 6 वायर के भी हो सकते हैं, है ना। आपको कंपनी PDMux की कंपनी फैसिलिटी देती है, आप कैसा सर्किट चलाना चाहते हो वैसा सर्किट आप चला सकते हो। 2 वायर, 4 वायर, 6 वायर। जैसे ही वायर शब्द ले लिया मतलब कैसा वायर, कॉपर वायर है। कॉपर वायर में क्या भेज रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, वोल्टेज और करंट के रूप में। यहाँ पर आप इवन बोल रहे हो, ये भी कैसा बोल रहे हैं, 4 वायर, 2 ट्रांस के तार, रिसीव के तार, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जा रही है, इसलिए बोल रहा है इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। और अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, अंदर क्या प्रोसेसिंग कर रहे हो आप, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। और आप क्या प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो। तो ये सभी तीनों चीजें कैसी हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल नेचर की हैं, इसलिए इसको बोला है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें होती है। लेकिन जब हम SDH देखते हैं तो उसका टर्मिनोलॉजी है ऑपरेशन की, क्या है, OEO, ऑप्टिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल आउट प्रोसेसिंग और ऑप्टिकल आउटपुट। इसका यदि हम ऐसे ही बना दें ब्लॉक, इसमें भी 2 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2 के नाम से। और एक पोर्ट पे आपके 2 फाइबर लगते हैं, एक ट्रांस का फाइबर पीछे स्टेशन के STM से कनेक्ट होगा, एक रिसीव का फाइबर। इसी तरह से पोर्ट 2 से 2 फाइबर निकलेंगे, वो आगे की स्टेशन के STM से जाकर के कनेक्ट होंगे। और लोकल पोर्ट में आपको क्या मिलेगा, 63 इवन की वायरिंग मिलेगी। जैसे इवन शब्द बोल दिया तो इवन कैसा होता है, तार के रूप में, मतलब कॉपर वायर, मतलब कनेक्टिविटी कैसी आने वाली है इधर पे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आने वाली है। लेकिन आप फाइबर में जब जाओगे, ये फाइबर है और ये फाइबर है, फाइबर में इंफॉर्मेशन कैसी है, ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन। ये इसको नाम क्या दे दिया, ऑप्टिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल आउटपुट। इसमें SDH में वर्किंग मीडिया, PDH में कॉपर होता है, SDH में फाइबर होता है। डेटा रेट कैपेसिटी इसमें कैसी होती है, Mbps लेवल तक होती है। लेकिन जब हम SDH पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसमें डेटा रेट कैपेसिटी STM 16 में जाएंगे, STM 64 में जाएंगे तो Gbps में हमको देखने को मिलती है। Mbps में होता है STM1 155 Mbps होता है। लेकिन जब आप और आगे लेवल पे जाओगे, अब इसमें जैसे आप 4 लेवल देख रहे हो, 4 लेवल में आपको 140 Mbps आपको देखने को मिल रहा है। E5 लेवल पे जाओगे तो 565 Mbps भी होता है। प्रत्येक PDH उपकरण की फिक्स्ड चैनल कैपेसिटी होती है, अगला पॉइंट बोल रहा है। तो इसमें हमने एक शब्द पढ़ा है, टॉलरेंस होता है ना। टॉलरेंस होता है मतलब आपका जो डेटा रेट है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2.048, अगले लेवल पे जा रहे हैं। अगला लेवल क्या है, E2।
ये है क्या चीज़? ये पीडीमक्स है। पहला लेवल प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल का पीडीमक्स है, थर्ड लेवल का पीडीमक्स है, फोर्थ लेवल का पीडीमक्स है। तो जब हम फर्स्ट लेवल के पीडीमक्स में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला लेवल का डेटा रेट हमको नहीं मिलता है। कितना है अगला लेवल? 8.448। जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ये कुछ आता है 8.192, है ना। लेकिन यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करो चैनल में तो 30 चैनल पहले लेवल में मिल रहा है, दूसरे चैनल में 120 मिल जाएगा। 120 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो अगले लेवल के चैनल नंबर मिल जाएंगे। 480 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये अगले लेवल का चैनल मिल जाएगा 1920। ये जो नियम है 4 से मल्टीप्लाई करने का, चैनल में तो मिल रहा है, इसलिए इसको बोल दिया चैनल कैपेसिटी, लेकिन हमको ये डेटा रेट में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये टॉलरेंस उसमें होता है। क्या दिखा रहे हैं? ये 4 लेवल इन्होंने दिखा दिए। पहला पीडीमक्स बनाएंगे तो उसमें आप 30 चैनल इनपुट में देंगे, आउटपुट में आपको 2 MB इवन मिलेगी। दूसरा लेवल जब आप बनाएंगे पीडीमक्स का, सेकेंडरी ऑर्डर का पीडीमक्स देखेंगे, सेकेंडरी ऑर्डर का मक्स देखेंगे तो उसमें आप 4 इवन इनपुट में देंगे, चैनल नहीं देंगे। अब उसमें क्या इनपुट में जाएगा? 4 इवन इनपुट में जाएगी, आउटपुट में क्या मिलेगा? E2 मिलेगा। थर्ड ऑर्डर के मक्स में जाएंगे तो 4 E2 इनपुट में जाएंगी, आउटपुट में आपको E3 मिलेगा। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे मक्स में तो 4 इनपुट E3 के लोगे तो आउटपुट में E4 मिलेगा। तो ये आपके तो हो गए पीडीमक्स की बात हो गई। इसमें आगे का पॉइंट क्या बोलता है कि सभी प्रकार के डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। सिस्टम में प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं होता है उन प्रोटोकॉल का जो एसडीएच में होता है। एसडीएच बाद में बनाया तो बाद में बहुत सारे प्रोटोकॉल हमको नए मिल गए, उनका उपयोग हमने एसडीएच में कर लिया। तो उसके लिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सिस्टम में उन प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं होता जो एसडीएच में करते हैं। ये मक्स कैसे होते हैं? ये मक्स हमको जनरली मिलते हैं आपका E1 बनेगी तो आपको इनपुट में 30 चैनल देना होगा, E2 बनेगी तो आपको इनपुट में E1 देना होगा, E3 बनेगी तो आपको इनपुट में E2 देना होगा। लेकिन ऐसा मक्स भी बनाया गया जो आपके एक लेवल को स्किप कर देता है। स्किप मतलब क्या हो गया कि जब आप 2 MB इनपुट में दोगे 4 तो आपको मिलती 8 MB। 8 MB कौन सा लेवल है? E2। लेकिन एक ऐसा मक्स आता है जो 2 MB बनाता है, 2 MB इनपुट में देता है तो आउटपुट में आपको 34 MB मिलेगा। मतलब आपने E1 से स्किप कर दिया E2 को, डायरेक्ट E3 बना दी। ऐसा मक्स जो E1 इनपुट में ले रहा है और E3 बना करके दे रहा है, तो इसने क्या स्किप कर दिया? सेकेंड लेवल को स्किप कर दिया। रेलवे में हमने ये लगाया हुआ था, नोकिया कंपनी के 234 MB मक्स लगाए थे हमने, लेकिन चूंकि अभी माइक्रो बंद हो गया तो ये हमारे डीसेट हो गए, इनको यूज नहीं कर रहे हैं। STM में इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं स्किप मक्स में। 2x34 माइक्रोवेव में इसका उपयोग किया था। ट्रांसमक्स ऐसा मक्स है जो एनालॉग आउटपुट निकल रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, या डिजिटल आउटपुट निकल रहा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दे। पुरानी जो माइक्रोवेव थी हमारे पास में, एनालॉग माइक्रोवेव, उसमें हमारा जो आउटपुट निकलता था वो हर्ट्ज में निकलता था, फ्रिक्वेंसी के रूप में निकलता था। लेकिन उसको यदि बीपीएस में कन्वर्ट करना है तो ये वाला मक्स लगाना होगा। रेलवे ने ट्रांसमक्स नहीं खरीदा। यह जरूरत कहीं बड़े लेवल पर पड़ी होगी, लेकिन हमको छोटे बेस स्टेशन पे ट्रांसमक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला हमारा टॉपिक है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या प्रक्रिया? एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। टोटल 5 स्टेप इसमें होते हैं, इनका एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस याद रखना है, पेपर में हो सकता है ये सीक्वेंस पूछेंगे कि भाई पीसीएम का सीक्वेंस बताओ। तो पहला स्टेप है वो फिल्टरिंग है, दूसरे स्टेप में सैम्पलिंग करते हैं, तीसरे स्टेप में क्वांटाइजिंग करते हैं, चौथे में एनकोडिंग करते हैं, पांचवें में लाइन कोडिंग करते हैं। इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। एक नीचे चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में इन्होंने पहला स्टेप करके रखा हुआ है, फिल्टर लगा देते हैं। हम करते क्या है, हमारे जनरल पीडीएफ में अंदर जाता है तो पहले फिल्टर करके उसको हम वीएफ पेंड में लिमिटेड कर लेते हैं। वीएफ पेंड मतलब हो गया 4 किलोवाट, मतलब जो फिल्टर लगा रहे हो 4 किलोवाट्स का आपका उसमें फिल्टर होता है। 4 किलोवाट्स के अंदर के सिग्नल को पास कर देगा, 4 किलोवाट्स के बाहर के सिग्नल को, ऊपर के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो क्या जा रही है? वॉइस फ्रिक्वेंसी जा रही है। अगला स्टेप है सैम्पलिंग। आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है उसका कंसेप्ट ऐसा होता है कि किसी भी समय आपको अलग अलग वोल्टेज मिलेंगे, कोई निश्चित लेवल वोल्टेज का नहीं होता है कि आपको 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 10 लेवल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। समय के आधार पे, समय के अनुसार आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा एनालॉग सिग्नल। लेकिन जब हमें इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है, दो वैज्ञानिक थे, शैनन और फैनो। दो वैज्ञानिक थे, शैनन और फैनो। उन्होंने ये
सैम्पलिंग की थ्योरम दी, उन्होंने बताया कि जब आप ट्रांसमीटर एंड से सिग्नल भेजेंगे और वो रिसीवर एंड पर एज इट इज मिल जाए, कोई इसमें डिस्टॉर्शन ना हो, तो आपको एक नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम क्या है कि सैम्पलिंग में जो आप सिग्नल भेजना चाह रहे हो, उस सिग्नल की जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसको उसके डबल रेट पे सैंपल करो। तो हमारी फ्रिक्वेंसी हम क्या भेज रहे हैं, 0 से 4000, 0 से 4000 का सिग्नल भेज रहे हैं। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 4000। तो 4000 का डबल रेट, 4000 गुणे 2 करोगे, तो हम इसको 4000 ना लिख के लिख देते हैं 4 के इंटू 2। 4000 का डबल रेट कितना हो जाएगा आपका, 8000। 8000 हो जाएगा आपका। तो 8000 रेट हो गया आपका फ्रिक्वेंसी हो गई। और इस 8000 का हम टाइम जब निकालते हैं, तो आपको टाइम का फॉर्मूला मालूम है, t = 1/f, 1/। आपको सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मिल गई है। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8000। आप क्या कर रहे हो, 1/, जैसे ही एफ ऐसे करते हो तो आपको 1/8000 करने पर आपको मिलता है 125 माइक्रोसेकंड का टाइम। 125 माइक्रोसेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सैम्पलिंग रेट इसको बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमारा ये सिग्नल था उसमें हमने एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट इम्पल्स। ऐसा सिग्नल की जो हाइट है वो 1 वोल्ट की है। इकाई हाइट का, इकाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ आपका एनालॉग सिग्नल 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मान लो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज है, तो 1.1 इंटू 1 करेंगे तो 1.1 मिलेगा। यहाँ पर मान लेते हैं 2.3 है, तो 2.3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको सिग्नल आप कैसा मिल जाएगा, ब्रेक। आपका जो कंटिन्यूस सिग्नल था वो ब्रेक हो गया है, लेकिन उसकी हाइट अलग अलग है। ठीक है, हाइट कैसी है, उस टाइम के अनुसार जो आपकी एनालॉग सिग्नल की थी। आपने क्या किया, आपका एक जो कंटिन्यूस सिग्नल था उसको आपने एक निश्चित अंतराल पर ब्रेक कर दिया उसको। इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। अगला लेवल है क्वांटाइजिंग। क्वांटाइजिंग मतलब होता है जो आपका ये सिग्नल आया, इस सिग्नल का नाम क्या है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसको यदि आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे सिग्नल को, तो ये सिग्नल इस तरह से आपको दिखेगा। सिग्नल का जो टॉप है, वो टॉप आपकी एनालॉग पल्स की शेप लिए हुए होगा। ठीक है, इस तरह से ये टॉप मिलेगी आपको। इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल को पीएएम सिग्नल बोलते हैं। अब ये पीएएम सिग्नल है। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको आप अलग अलग लेवल में बांट देना है। तो अलग अलग लेवल बांटने के लिए पीसीएम क्या बोलता है कि पीसीएम बोलता है कि आपको 8 बिट के कोड में कन्वर्ट करना है। पीसीएम कितने में कन्वर्ट करता है, 8 बिट। तो 8 बिट के करस्पॉन्डिंग में यदि हम देखें तो कितना लेवल आता है आपका, 2⁸ करेंगे तो वैल्यू आती है 256। ठीक है, 2 की घात 8 करोगे तो आती है 256 वैल्यू। तो आप क्या करते हो, ये जो आपकी वाई अक्ष है इसको 256 भागों में बांट देते हैं। 256 भाग 2 की घात 8 के हिसाब से कैसा हो जाएगा, ये वेरी करेगा 0 0 0 0 0 0 0 0, 8 बार 0। 256 लेवल है ना, तो ये शुरू कहाँ से होंगे, 8 0 से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा, 8 1 पे ये खत्म हो जाएगा। 256 की गिनती बाइनरी में जब हम पढ़ेंगे तो ये शुरू होगी 0 0 से और खत्म होगी 1 1 1 1 1 1 1 1 पे। 0 से 255 पे खत्म हो जाएगी गिनती, मतलब 256 लेवल। तो आप क्या कर रहे हो, पीएम सिग्नल में आप वाई अक्ष को 256 भागों में बांट दे रहे हो, पहला। दूसरा, आप ये जो टॉप है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, तो आप ये वाली एज मिलाओगे या ये वाली एज मैच करोगे इस कटी हुई है, इस बांटी हुई वाई अक्ष पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एवरेजिंग कर देते हैं। एवरेजिंग करके क्या मिलता है हमको, एवरेजिंग करके हमको एक निश्चित लेवल मिल जाता है यहाँ पर, और उस लेवल से हम मैच कराते हैं। ना कि नीचे वाली पल्स है या ऊपर वाली पल्स है, उससे नहीं मैच कराते हैं। 2 लेवल से नहीं, हम एक उसका एवरेजिंग वाला जो लेवल है उससे मैच कराते हैं। ये कहाँ हो रहा है, ये तीसरे स्टेप में हो रहा है, क्वांटाइजिंग इसको मैच बोल रहे हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है जब आप इसको लेवल को मैच कराओगे तो ये लेवल कहीं ना कहीं मैच करेगा इसी लेवल पे। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल 0 से लेकर के 255 तक कुछ वैल्यू होगी। तो जैसे ही वो वैल्यू हमें मिलेगी, उसका हमें बाइनरी नंबर मालूम है। ये बाइनरी नंबर मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया डेटा एनालॉग से डिजिटल में। लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। प्रक्रिया पूरी कब होती है, 5वें स्टेप में। तो चौथा स्टेप क्या है, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, आपकी जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसके टॉप को मैच करना, कौन से लेवल पे मैच कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिख देना। तो ये एनकोडिंग प्रोसेस है। लाइन कोडिंग क्या होता है कि जब आप सिग्नल को भेजोगे ट्रांसमीटर से रिसीवर को, तो रिसीवर एंड क्या होगा कि
वहाँ पे जो पल्स ये मिलेगी तो वो पल्स की टाइम क्लॉक आपके ट्रांसमीटर के टाइम क्लॉक से मैच करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये सिग्नल में कुछ कोडिंग भेज देते हैं एक्स्ट्रा, तो आपकी लाइन ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखता है और क्लॉक रिकवरी सिग्नल को भी साथ में भेज देता है, जिससे कि जब आप रिसीवर एंड पर ये सिग्नल बनाएं तो ये सिग्नल एज इट इज बने, इसमें कोई टाइम डिले ना हो। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका पीसीएम। पीसीएम का जब हम टाइम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें टोटल 32 टाइम स्लॉट होते हैं। गिनती शुरू होती है टाइम स्लॉट 0 से और गिनती खत्म होती है टाइम स्लॉट 31 पर। ठीक है, तो 0 से 31 मतलब कितनी गिनती हो गई, 32। ये पीसीएम सिस्टम किसका है, यूरोपियन जो पीडीमक्स बना है उसका है। 3 देशों ने या 3 कॉन्टिनेंट्स ने हम बोले हैं कि 3 लोगों ने पीडीमक्स बनाए। अमेरिकन कंट्रीज ने, उसमें अमेरिका ही है मेन, अमेरिका ने बनाया। दूसरा है यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, और तीसरा है जापान। इन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी ईजाद करी थी पीडीएच की। अमेरिका ने जो पीडीमक्स बनाया पहला लेवल, वो 24 चैनल का था, उसका आउटपुट था 1.44 एमबीपीएस। और जो जापान ने बनाया वो भी 24 चैनल का पीडीमक्स था, उसका भी आउटपुट था 1.544 एमबीपीएस। लेकिन यूरोप ने जो पीडीमक्स बनाया वो 30 चैनल का था, 2.048 एमबीपीएस। उसमें जो 30 चैनल जाएंगे वो 30 चैनल 30 टाइम स्लॉट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो लिया गया वो कैसा लिया गया, 32 टाइम स्लॉट का। 2 टाइम स्लॉट एक्स्ट्रा हैं। 2 टाइम स्लॉट कौन से एक्स्ट्रा हैं, टाइम स्लॉट 0 और टाइम स्लॉट 16। ये 2 टाइम स्लॉट एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो टाइम स्लॉट 0 है ये यूजर के लिए नहीं है। यूजर कौन है, रेलवे। हम लोग यूजर हैं, हम लोग चला रहे हैं पीडीमक्स। उसमें ये 2 टाइम स्लॉट में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये एंट्री कौन करता है, सॉफ्टवेयर अपने आप से एंट्री लेता है। हम जो चैनल की वायरिंग कराते हैं पीडीमक्स में, वो चैनल बैठते हैं इन टाइम स्लॉट में, टाइम स्लॉट 1 से लेकर के टाइम स्लॉट 15 तक। और 16 चूंकि हमारे लिए नहीं है तो अगला टाइम स्लॉट फिर क्या मिला हमको, 17। टाइम स्लॉट 17 से टाइम स्लॉट 31 तक। ठीक है, तो ये आपके कितने चैनल मिल गए, आपके 30 चैनल आपको मिल गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 32 टाइम स्लॉट 0 से टाइम स्लॉट 31, प्रत्येक में 8 बिट की इंफॉर्मेशन जाती है। ये 8 बिट की इंफॉर्मेशन कैसी होती है, 64 केबीपीएस की। 64 केबीपीएस कहाँ से आया, आपके 4 किलोवाट से ये सिग्नल निकला है ना। आप क्या इनपुट में दे रहे हो, 4 किलोवाट का सिग्नल दे रहे हो। ये क्या है, स्पीच सिग्नल है। 4 किलोवाट का सिग्नल क्या है, स्पीच सिग्नल है। 4 किलोवाट के सिग्नल को आपने सैंपल किया। सैंपल कैसे करते हैं, डबल रेट पे, तो कितना हो गया 8000। और 8000 को आपने कितने बिट में कन्वर्ट कर दिया, 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो गया 64,000 बिट प्रति सेकेंड। ये इसको इसलिए हमने बोला 64 केबीपीएस। मतलब ये जो चैनल है इसमें एक टाइम स्लॉट में 8 बिट जो जा रही है वो 64 केबीपीएस की इंफॉर्मेशन है। एक फ्रेम टोटल 125 माइक्रोसेकंड का टाइम ले लेती है। कौन सी फ्रेम, ये वाली फ्रेम। एक टाइम स्लॉट 0 से लेकर के टाइम स्लॉट 31 तक। फिर उसके बाद में बोलता है कि एक फ्रेम में हम पूरे 30 चैनल की इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते, वैसे हमको फ्रेम बढ़ानी पड़ती है। कितनी फ्रेम करनी पड़ती है, टोटल 16 फ्रेम, F0 से लेकर के F15 तक। ऐसी 16 फ्रेम मिलकर के एक मल्टी फ्रेम बनाती है। ये मल्टी फ्रेम 16 इंटू 125 करोगे तो 2 मिली सेकेंड का इसका टाइम होता है। टाइम स्लॉट 1 से टाइम स्लॉट 15 में टोटल 15 चैनल जाएंगे। फिर टाइम स्लॉट 17 से टाइम स्लॉट 31 में टोटल 15 चैनल जाएंगे। तो ऐसे हमारे 30 चैनल चले आते हैं। अब ये टाइम स्लॉट 0 है, इसका काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब जब आप फ्रेम भेजोगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो दूसरे स्टेशन का जो पीडीमक्स है वो पकड़ ले कि टाइम स्लॉट 0 कहाँ है, टाइम स्लॉट 1 कहाँ है, टाइम स्लॉट 2 कहाँ है, या हम बोलें फ्रेम कहाँ है, फ्रेम 0 कहाँ है, फ्रेम 1 कहाँ है। तो वो पकड़ने का तरीका कहाँ दिया जाता है, टाइम स्लॉट 0 में दिया जाता है। टाइम स्लॉट 16 में क्या देते हैं, टाइम स्लॉट 16 में सिग्नलिंग भेजते हैं। सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि एक चैनल वो किसी दूसरे स्टेशन पर ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। फ्रेम नंबर 1 में चैनल 2 चैनल की सिग्नलिंग आएगी, चैनल 1 और चैनल 16 की। फ्रेम 2 में 2 चैनल की जाएगी, चैनल 2 17 की। ऐसी 15 फ्रेम है एक्स्ट्रा। F0 जो है उसमें तो हम सिंक्रोनाइजेशन वर्ड भेजते हैं, मल्टी फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड उसको बोलते हैं। लेकिन बाकी जो 15 फ्रेम है, प्रत्येक 15 फ्रेम के टाइम स्लॉट 16 में 2-2 चैनल की इंफॉर्मेशन जाएगी। 15 फ्रेम में 2 चैनल मतलब 30 चैनल। अब हम बात कर लें, आप लोग समझ में तो आ रहा है ना, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है। सर ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे तो हम इसको अब अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी हम आ रहे हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर पर हम आ रहे हैं, पीडीमक्स देखेंगे, इसके बाद एसटीएमक्स देखेंगे हम। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं तो हम अगली क्लास में भी इसको आराम से कवर कर पाएंगे। मेरे को अभी एक क्लास और लेनी है, इसलिए मैं और थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ।
ये सर ये अगली क्लास में करते हैं सर, काफी हो गया। हाँ ठीक है सर, आज कंटिन्यू हो गया है। हाँ चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 80 मार्क्स और SCM मार्क्स पढ़ लेंगे हम। जी सर। 3 चलिए बजे वाली ठीक। क्लास लेंगे सर आप? हाँ? सेकंड नहीं, हाफ मैं आप ही लोगे? टेलीकॉम में लूंगा ना। अच्छा ठीक। अभी अगली जो क्लास है वो टेलीकॉम में है, तो कल में या परसों में ये जो PCL और ये जो मक्स है, PD मक्स और ST मक्स, इसके हार्डवेयर की चर्चा हम अगली क्लास में कर देंगे। सर इसका पीडीएफ डाल बिल्कुल, अभी दीजिएगा। अभी दे रहा हूँ मैं आपको। कुछ Thank क्वेश्चन you, हो sir. तो सर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन भी इसके साथ। क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको। जी सर, थैंक चलिए यू। ठीक, ओके।